इस वाले एपिसोड में हमें ये पता चलेगा कि आखिर जिनवू चीज क्या है और उसकी पावर की लिमिट्स क्या हैं। तो अब तक हमने देखा था कि जिनवू और एंथ्रिस की फाइट स्टार्ट हो गई थी, वो भी काफी एपिक लेवल की। एंथ्रिस जो होता है ना, वो अपने हाथों को बड़ा करके जिनवू पर हमला कर देता है, लेकिन जिनवू उसके हमले को आसानी से डॉज कर जाता है और फिर वो काइजल को समन करता है। और फिर एंथ्रिस खुद को ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म करके काफी सारे फायर अटैक जिनवू पर करता है, लेकिन एंथ्रिस के थ्रू वो उनसे भी बच जाता है। एंड फिर वो काइजल से जंप लगाता है एंड स्पिन करते हुए तेजी से घूमते घूमते अपने डैगर के थ्रू एंथ्रिस पर हमला कर देता है। लेकिन उसका ऐसा हमला करने के बावजूद भी एंथ्रिस को एक खरोच तक नहीं आती और फिर जिनवू वापस से काइजल के ऊपर बैठ जाता है। और फिर एंथ्रिस जिनवू से बोलता है कि तुम ऐसे हल्के फुल्के अटैक से मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और फिर यहाँ पर जो जिनवू होता है ना, वो यहाँ से काइजल को जाने का ऑर्डर दे देता है। और जैसे ही काइजल यहाँ से जाने वाला होता है ना, तभी एंथ्रिस एक काफी जोरदार रॉर करता है एंड इस चीज का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि काइजल जो होता है ना, वो अपनी जगह से मूव तक नहीं कर पा रहा होता। इवन यहाँ पर जिनवू भी थोड़ा सा नर्वस दिखाई दे रहा होता है। एंड फिर हम लोग यहाँ पर एक चीज देखते हैं कि जो काइजल होता है ना, वो जिनवू को अपनी पूंछ से पकड़कर उसे दूर फेंक देता है। और वो ये चीज ऐसा क्यों कर रहा था वो तुम्हें काफी जल्दी ही पता चल जाएगी। और अब जब जिनवू काइजल से दूर होता है तो एंथ्रिस उस पर हमला कर देता है और जो पूरा फायर अटैक होता है ना, वो जाकर काइजल पर लग जाता है। और अभी हम लोगों को यहाँ पता चल गया कि आखिरकार काइजल ने जिनवू को क्यों दूर फेंका था। यहाँ पर काइजल ने जिनवू को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया है। और अब एंथ्रिस देखता है कि उसके सामने का जो एरिया होता है ना, वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। एंड अब एंथ्रिस बोलता है जिनवू से कि मैं श्योर हूँ कि तुम्हें मारने के लिए इतना काफी तो नहीं होगा। फिर हम लोग देखते हैं जो जिनवू होता है वो अपने कमांडर अथॉरिटी स्किल का यूज करके एंथ्रिस की बॉडी को पकड़ लेता है और इसके क्लोज जाता है। और फिर लगातार जिनवू अपने डैगर से उस पर हमला कर रहा होता है, लेकिन जब पीछे से एंथ्रिस अपने हाथों से उस पर हमला करता है ना, तो जिनवू उससे हमले को डॉज कर लेता है और जो उसका हमला होता है ना, वो उसके खुद के बॉडी पर ही लग जाती है। और फिर बंदा अपनी शैडो आर्मी को समन करता है और ड्रैगन किंग के सामने 3-3 ड्रैगन समन्स हो जाते हैं, जो कि उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। और अब सबसे पहले एक ड्रैगन उसके गले को दबोच लेता है और वो उसके गले को काट रहा होता है। और यहाँ पर जो दूसरा ड्रैगन होता है वो एंथ्रिस पर फायर अटैक करने वाला होता है। और तुम लोग यहाँ पर खुद ही स्क्रीन में देख सकते हो कि कैसे वो 3 ड्रैगन एंथ्रिस पर हमला कर रहे हैं, लेकिन उन तीनों के अटैक से भी एंथ्रिस को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होता है। जो देखकर जिनवू भी ये समझ जाता है कि जो उसके नॉर्मल मेथड है वो एंथ्रिस के सामने काम नहीं करने वाले। और अब जिनवू यहाँ पर अपने मन में सोचने लगता है कि उसे कुछ ताकतवर चीज चाहिए। वो चीज इतनी ताकतवर होनी चाहिए कि वो ड्रैगन किंग के आर्मर को तोड़ सके। एंड अब जो शैडोज होती है ना, वो जिनवू को चारों तरफ से घेर लेती हैं। और फिर हम लोग देखते हैं एंथ्रिस को, जिसने कि जिनवू के सभी ड्रैगन्स को वाइप आउट कर दिया है। और वो जिनवू से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम इतने घटिया सोल्जर से मुझे रोक सकते हो। लेकिन जब वो जिनवू के आसपास गैदर हो रही डार्कनेस को देखता है ना, तो उसकी भी फटके चार हो जाती है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम तब से इस चीज का प्लान बना रहे थे। और अभी जो जिनवू होता है ना, वो अपनी बॉडी को डार्कनेस से घेर लिया होता है। और हम लोग देखते हैं कि ये जो जिनवू का आर्मर होता है ना, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और एंथ्रिस के आर्मर से काफी ज्यादा बड़ा होता है। और अभी जो जिनवू की डार्कनेस होती है वो काफी ज्यादा मैसिव अमाउंट में होती है। और अभी जिनवू को ऐसा लग रहा होता है कि इसके कंपेयर में जो भी चीजें हैं इस प्लेनेट के अंदर जो भी एग्जिस्ट करती हैं, इंक्लूडिंग वो खुद, सब लोग छोटे लगेंगे। और अब लोग तुम लोग खुद ही देख सकते हो कि जो जिनवू के कंपेयर में ड्रैगन किंग एंथ्रिस है वो कितना ज्यादा पिद्दी लग रहा होता है। और ये देखकर एंथ्रिस काफी ज्यादा डर जाता है और वो अपने मन में सोचने लगता है क्या ये स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन है। ये नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। जो शैडो मोनार्क थे वो वन ऑफ द फ्रेगमेंट ऑफ द ब्रिलियंट लाइट थे, जिसका मतलब उनके पास कोई भी हिडन फॉर्म नहीं थी। एंड ये सब चीज देखने के बाद ना, एंथ्रिस जो होता है वो एक ही कंक्लूजन में आता है कि जिनवू ने इस प्लेनेट के अंदर पावर ऑफ डार्कनेस को समन कर दिया है। और अब तुम लोग जिनवू के फाइनल फॉर्म को देख सकते हो, जो कि काफी ज्यादा बैडस लग रहा है। और इस चीज को देखकर एंथ्रिस उससे बोलता है, सो मैं समझ गया कि तुम काफी बार जिंदगी और मौत के करीब जा रखे हो और अपनी पावर को खुद जनरेट कर रहे हो। और अपने मन में सोचता है, ऑल दिस टाइम इवन बिफोर ही इज गिविंग न्यू पावर। और इसके बाद जो एंथ्रिस होता है वो उस पर अपने अटैक को रिलीज करता है, लेकिन इस बार जिनवू काफी शांत होता है
और वो अपने शैडो पावर का यूज करता है। एंड जब दोनों के अटैक्स आपस में क्लैश होते हैं ना, तो दोनों के फायर अटैक नलीफाई हो जाते हैं। तभी जिनवो और एंथ्रिस एक दूसरे को काफी बड़ी सीरियस वे में देखते हैं और इस पॉइंट में वो दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और दोनों तेजी से एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं। इसके बाद एंथ्रिस अपने भयानक पंजों से जिनवो पर हमला कर देता है, लेकिन इस बार जिनवो उसके हमले को रोक देता है और उसके मुंह पर एक काफी तगड़ा पंच मार देता है। फिर एंथ्रिस जिनवो को अपने मुंह से पकड़कर उसे आसमान में उड़ा देता है और उसे ऊपर ले जाने लगता है और उसे कहीं दूर जमीन पर पटक देता है। और जिस जगह पर जिनवो गिरा था ना, उस जगह पर उसका महल होता है और उसका जो महल होता है वो अभी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। और फिर जिनवो देखता है कि सामने से जो एंथ्रिस है वो उस पर फायर रेस से हमला कर रहा होता है, लेकिन इस अटैक को जिनवो समहाउ डॉज कर देता है। बट उसका थोड़ा सा हाथ जल जाता है, पर हाथ जलने के बावजूद भी जिनवो हार नहीं मान रहा होता और वो एंथ्रिस की तरफ काफी तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। और जैसे ही एंथ्रिस फिर से वही वाला अटैक जिनवो पर वापस करने की कोशिश करता है, तो जिनवो उसके अटैक को अपने शॉट से रोक देता है और जिनवो उसके फायर अटैक को काट कर रख देता है। और जब देखकर ऐसा लग रहा होता है ना कि जिनवो के पास ओपनिंग है, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो एंथ्रिस होता है ना, वो अपनी पूंछ से जिनवो पर हमला करता है, जिससे कि जिनवो एंथ्रिस से थोड़ा दूर चला जाता है। और इसके बाद एंथ्रिस आसमान में उड़ जाता है और आसमान से ही काफी सारे मल्टीपल फायर बॉल्स को क्रिएट करता है और वो एक साथ जिनवो पर हमला कर देता है। और जब देखकर ऐसा लग रहा होता है कि जिनवो इस फाइट में स्ट्रगल कर रहा है, तभी एंथ्रिस कुछ ऐसा देख लेता है जिससे कि उसकी आंखें फटे की फटी रह जाती हैं। वो देखता है कि स्पीयर जो कि उसकी तरफ काफी तेजी से आ रही होती है और एंथ्रिस के कुछ करने से पहले ही ना, ये जो अटैक होता है वो उसके पंखों पर लग जाता है। और अब जिनवो ऐसे ही मल्टीपल शैडो स्पीयर्स को क्रिएट करता है और वो एंथ्रिस की तरफ रिलीज कर देता है। लेकिन यहाँ पर एंथ्रिस भी कम नहीं था, वो इन स्पीयर के जवाब में अपने फायर अटैक कर देता है और अब इन दोनों के ही हमले आपस में कलेश कर जाते हैं। और अभी इस पॉइंट में कोई भी ये नहीं बता सकता कि कौन किसको डोमिनेट कर रहा है, लेकिन ये बात तो कंफर्म है कि इस अटैक से काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है और एक्सप्लोजन हट जाने के बाद तुम लोग खुद जिनवो का हाल देख सकते हो। और फिर बंदा फिर से अपने ओरिजिनल फॉर्म में दोबारा वापस आ जाता है और फिर सामने से आवाज आती है। इस फॉर्म को मेंटेन करने के लिए काफी ज्यादा पावर ड्रेन होती है ना, और ये जो आवाज है वो कहीं और से नहीं बल्कि एंथ्रिस बोल रहा होता है। और अभी जो एंथ्रिस होता है ना, वो भी अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और फिर उससे पूछता है, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, हैव यू नो इंटेंशन ऑफ जॉइनिंग हेड्स विथ मी। लेकिन अब जो जिनवो होता है वो फिर से अपने शैडो पावर का यूज करता है, लेकिन ये जो पावर होती है ना, वो पहले की तरह नहीं होती है। ये देखने में काफी ज्यादा बैडस लग रहा होता है और वो उससे कहता है कि मैं कभी भी किसी मॉन्स्टर के साथ हाथ नहीं मिलाने वाला हूँ। फिर एंथ्रिस अपने शॉट को निकालता है और दोनों एक दूसरे को काफी सीरियस वे में देखते हैं और फिर ये दोनों एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ते हैं और इन दोनों की वेपन फिर से एक दूसरे से क्लैश होती है। और लड़ाई करते वक्त ना, एंथ्रिस जिनवो से कह रहा होता है कि अब तुम्हारे पास कोई भी नहीं बचा प्रोटेक्ट करने के लिए। इवन नाउ जो हमारी ब्लेड्स है वो भी एक दूसरे के साथ क्लैश कर रही है और जो मोनार्क ऑफ ट्रांसफिगरेशन है और जो ड्रैगन आर्मी है, उन्होंने सभी चीज को डिस्ट्रॉय कर दिया होगा। और तुम में भी किंग ऑफ डेथ हो सकते हो, लेकिन तुम केवल एक ह्यूमन हो जो कि मर सकता है। और क्या तुम्हारी इच्छा उस आग में जलकर राख होने की है जो कि डेथ तक को मार सकती है। और अब एंथ्रिस चिल्लाते हुए काफी भयानक तरीके से उसे बोलता है, जिन सभी को तुम प्रोटेक्ट करना चाहते हो वो अब नहीं रहेंगे। और इन्हीं सब बातों में लड़ते लड़ते जिनवो का जो डैगर होता है वो उसके हाथों से छूट जाता है और अभी जिनवो के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। और जो एंथ्रिस होता है वो सामने से जिनवो को स्टेप कर देता है और बोलता है, श्योरली यू मस्ट हायर काउंटलेस क्राइसिस रिंग फ्रेम एवरी कॉर्नर ऑफ द ग्लोबल, दिस इज वॉर। और अभी जो जिनवो होता है वो अपने आप को किसी तरीके से संभाल रहा होता है और जो एंथ्रिस होता है वो जिनवो की तरफ अपने शॉट को पॉइंट कर देता है और बोलता है, तुम्हें अपने डिसीजन पर रिग्रेट होने वाला है। लेकिन जिनवो उसे उल्टा जवाब देता है कि जिसे रिग्रेट होने वाला है वो मैं नहीं बल्कि तुम हो। और फिर हम लोग देखते हैं जिनवो के डैगर को जो कि एंथ्रिस के पीछे होता है, लेकिन जैसे ही वो डैगर एंथ्रिस पर लगता है ना, तो उसे कुछ होता ही नहीं क्योंकि उसने अपनी शील्ड एक्टिवेट कर ली होती है। और फिर एंथ्रिस बड़ी चौड़ में जिनवो को बोलता है, क्या तुम्हें रियली में लगा कि तुम उस डैगर से जो कि ड्रैगन के फैंग से बना है उससे मुझे स्टेप कर दोगे ड्रैगन किंग को? क्या ये फनी नहीं है? दिस इज अ बैटल बिटवीन अ फ्लेम बॉर्न फ्रॉम द डार्कनेस ऑफ द लाइट। और आखिर में एंथ्रिस जिनवो से कहता है कि देखकर ऐसा लग रहा है कि ये जो फाइट है वो अपनी अंतिम चरण पर है। और फिर जिनवो जवाब देता है कि हाँ, तुमने सही बोला, मैं भी संत को देख सकता हूँ। एंड अब आखिरी बार जिनवो ड्रैगन किंग की तरफ आगे बढ़ता है
और ड्रैगन किंग भी उसे मारने के लिए रेडी हो जाता है और वो बोलता है अब मेरे को आर्मी ऑफ डिस्ट्रक्शन की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं उनका मोरल तुम्हारे सिर काटने के बाद दूंगा। फिर मेना वो जाते हुए बस से ही बोलता है कि क्या तुम नहीं जानते कि जो सूरज है वो शैडो को और गहरा कर देता है। और ये चीज जो जिन्वो ने बोली ना वो मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आता और ना ही ड्रैगन किंग को समझ आया होगा। और इसके बाद हमें काफी सारे शैडोज दिखाए जाते हैं और अब देखते हैं कि जिन्वो ने एंथ्रिस को पकड़ लिया होता है और जिन्वो के अटैक करने से पहले हमें काफी सारी छवियां दिखाई जाती है, जैसे कि जिन्वो के फादर की पिक्चर, एशबॉर्न की पिक्चर और आखिर में जिन्वो एंथ्रिस को काट कर रख देता है। और इसी के साथ फाइनली बैटल खत्म हो जाती है और जिन्वो ने एंथ्रिस को खत्म कर दिया है और ये बैटल यहीं पर खत्म हो जाती है। और हम लोग देखते हैं कि जिस डैगर से जिन्वो ने ड्रैगन किंग को मारा होता है ना वो और किसी की नहीं बल्कि उसके फादर की होती है। पहले एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जो एंथ्रिस होता है वो 2 टुकड़ों में कटा हुआ होता है और वो यहाँ पर जिन्वो से कहता है कि तुमने मुझे पकड़ लिया, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये इम्पॉसिबल है क्योंकि जब मैं यहाँ आया था तो यहाँ पर मैंने किसी भी टाइप का गेट सेंस नहीं किया था और 2 रियल्म को जोड़ने के लिए काफी ज्यादा माना की जरूरत होती है। तो कैसे जो रूलर्स आर्मी है वो यहाँ पर आ गई। इवन अभी उसके दिमाग में काफी ज्यादा सवाल चल रहे होते हैं और उन्हीं में से एक सवाल ये भी होता है कि आखिरकार जिन्वो ने रूलर से कांटेक्ट कैसे किया, जिस पर कि जिन्वो जवाब देता है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही रास्ता था जो कि था रूलर की वेसल को यूज करके रूलर से कांटेक्ट करना। और फिर जो एंथ्रिस होता है वो आसमान की तरफ देखता है और जिन्वो को बोलता है अच्छा तो तुमने वो रूलर्स की वेसल को यूज करके उनसे कांटेक्ट करा। और अभी तक एंथ्रिस ये समझ चुका था कि जिन्वो ने पहले इस वॉर में जीतने के लिए अपना रास्ता बना लिया था, अगर वो हार भी जाता फिर भी उसकी जीत निश्चित ही थी। इसके बाद जिन्वो जो होता है वो उससे सवाल पूछता है कि अच्छा तो वो तुम थे जिसने कि मोनार्च ऑफ व्हाइट फ्लेम को सीक्रेटली ऑर्डर दिया था कि वो मोनार्च ऑफ शैडो पर अटैक करे। जो सुनकर एंथ्रिस चौंक जाता है और पूछता है कि क्या तुम्हें ये बात मोनार्च ऑफ व्हाइट फ्लेम ने बताई थी। और फिर हमें उसी पास्ट वाले सीन पर दिखाया जाता है जहाँ पर एशबॉर्न ने बिलियन को पकड़ लिया होता है और जिन्वो उसे जवाब देता है कि मुझे ये बात एशबॉर्न ने बताई और वो मुझसे ये चाहता था कि मैं उसका रिगार्ड तुम्हें बताऊं। जो सुनकर एंथ्रिस जिन्वो पर हमला करने के लिए आता है लेकिन वो अचानक से वहीं रुक जाता है क्योंकि जो सभी रूलर्स थे ना उन्होंने चारों तरफ से उसे स्टेप कर दिया होता है और अभी जो एंथ्रिस है ना वो अपने आखिरी पलों में अभी ग्रेटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट को देख रहा होता है। और फिर वो जिन्वो से कहता है कि ये जो दुनिया है वो हमेशा से रेडिएट लाइट और डार्क शैडो से घिरा हुआ है और शायद मुझे शुरुआत से ही कभी चांस नहीं मिला। I will be waiting in the true world in eternal slumber, not a fake one you created। और फिर हमारी फिर से वहीं पर मुलाकात होगी और फिर उसे जिन्वो बोलता है डोंट वरी, मैं ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा। और फिर एंथ्रिस जो होता है वो डिसअपेयर हो जाता है और अब रूलर भी जिन्वो के पास आते हैं और इसे बोलते हैं कि आपने इस वॉर को खत्म कर दिया है और हम जानते नहीं कि हम लोग आपको कैसे शुक्रिया बोलें। जिस पर कि जिन्वो कहता है कि मेरी आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है। जिस पर कि रूलर पूछता है कि क्या रिक्वेस्ट और जिन्वो भी लाइक ये कुछ ऐसी चीज है जिसे सिर्फ आप ही कर सकते हो। और फिर वो रूलर भी कह देता है कि ठीक है मैं वो सब कुछ करूंगा जो मेरी पावर के अंदर होगा। और फिर जिन्वो बोल देता है कि क्या आप एक और बार कप ऑफ रिनकार्नेशन का यूज कर सकते हो। और फिर रूलर पूछते हैं कि क्या तुम टाइम को फिर से पीछे ले जाना चाहते हो, जिस पर कि जिन्वो जवाब देता है कि हाँ। एंड वो रूलर अपने जिन्वो को बता देता है कि अगर वो ऐसा करता है तो हायर बिंग्स जो है वो भी रिवाइव हो जाएंगे और जो उनकी कॉन्शियसनेस है वो भी उनके साथ रहेगी। और क्या वो ये सब जानने के बाद भी ये कदम उठाना चाहता है, जिस पर जिन्वो जवाब देता है कि हाँ मैं उन सभी मोनार्क आर्मी को डायमेंशनल रिफ्ट में संभाल लूंगा, लेकिन प्लीज टाइम के पीछे हो जाने के बाद आप प्लीज किसी को इधर मत भेजिएगा। और फिर रूलर जिन्वो से पूछते हैं कि वो इस पूरी वॉर को अपने कंधे पर क्यों ले रहा है, वो इतना आगे क्यों जा रहा है, क्योंकि उन्होंने कई बार कप ऑफ रिनकार्नेशन का यूज किया है लेकिन उसे कभी भी ऐसे रिजल्ट्स नहीं मिले हैं। जिस पर कि जिन्वो अपना जवाब देता है बिकॉज टू मैनी लाइफ वर लास्ट इन दिस बैटल I want to break them back। और रूलर कप ऑफ रिनकार्नेशन का यूज करने से पहले जिन्वो को ये भी बताते हैं कि जो कप ऑफ रिनकार्नेशन है वो जल्दी एक्सपायर होने वाला है और अगर इस बार वो फेल हो गए तो वो टाइम को पीछे नहीं कर पाएंगे। और फिर वो जिन्वो से ये भी बोल देते हैं कि वो एक हीरो है जो लोगों के दिलों में हमेशा याद रहेगा, जिसने कि मोनार्क से इन्वेजन को रोका है, लेकिन जो वो फाइट स्टार्ट करना चाहता है उसके बाद उसे कोई भी याद नहीं रखेगा। और इतना सब कुछ जानने के बाद भी ना बंदा एक स्माइल देता है जिससे कि तुम लोग उसका जवाब समझ गए होगे। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं जिन्वो की मॉम और चाइन को और बाकी जो लोग होते हैं उन सभी को। और जिन्वो अब रूलर्स को अपना फाइनल जवाब देता है और कहता है हाँ, जिस पर कि रूलर्स जिन्वो से बोलते हैं तो तुम इस दुनिया को
खुद अपने हाथों से बचाना चाहते हो। काम शुरू होने से पहले जिन्वो रूलर से पूछता है कि उन शैडो सोल्जर्स का क्या होगा जो कि पास्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करा करते थे। फिर वो रूलर जिन्वो को बताता है कि वो शैडर जो पास्ट में कुछ कंप्लीट हुआ था वो गायब हो जाएंगे और कुछ खुद को रिमेन नहीं कर पाएंगे। और इसके बाद फाइनली वो मोमेंट भी आ जाता है जब कप ऑफ रिइंकार्नेशन का यूज हो रहा होता है और फिर से सभी लोग पास्ट में जाने वाले होते हैं। और फिर इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं जिन्वो के घर को, जहाँ पर जिन्वो की मॉम जिना को उसे उठाने के लिए बोलती है। और जैसे ही जिना जिन्वो के रूम में जाती है और उसका नाम चिल्लाती है तो वो देखती है कि जिन्वो पहले से ही उठ रखा है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जिन्वो के घर में अब सभी लोग अपना अपना काम कर रहे होते हैं। और फिर जिन्वो अपने फादर को नोटिस करता है जो कि न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं और वो बोलता है फादर, एंड जो उसके फादर होते हैं वो बोलते हैं कहीं तुम्हारे बोलने का मतलब बैड तो नहीं। और फिर बंदा अचानक से रोने लग जाता है और सभी लोग उसे ही देख रहे होते हैं और पूछते हैं कि क्या हो गया जिन्वो, तुम रो क्यों रहे हो। जिन्वो जवाब देता है कि मुझे लगता है कि शायद मैंने कोई बुरा सपना देख लिया। और अभी बंदे को ऐसा लग रहा होता है कि ये जो नाइटमेयर है ना वो खत्म हो चुका है, बिकॉज अभी जो उसकी बहन है वो उसके साथ है, उसकी मॉम है जो अभी हेल्दी है और इवन उसके फादर भी उसके साथ है। लेकिन ये उसके पास अभी एक आखिरी मौका है जिस चीज को वो अपने हाथों से फिसलने नहीं दे सकता। दिस टाइम आई विल चेंज द फ्यूचर ऑन माई हैंड। बट इन सब चीजों के पहले हमें जिन्वो का स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा होता है। एंड वो इस बात से भी अवेयर है कि जो मोनार्क्स है वो आसमान में गेट को प्रिपेयर कर रहे हैं अर्थ को टेक ओवर करने के लिए। एंड इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं जिन्वो की मॉम को जो कि जब घर की सफाई कर रही होती है तभी उनकी नजर पड़ती है डेस्क पर जिस पर कि कुछ रखा हुआ होता है। और फिर वो इस लेटर को देखती है जिसको कि जिन्वो ने लिखा हुआ था, देयर समथिंग नीड टू टेक केयर ऑफ, वन आई एम डन आई विल बी बैक। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं बीरो को जिसने कि एक बीस्ट का गला काट दिया होता है। और दूसरी तरफ जो बिलियन होता है उसने एक ही बार में काफी सारे बीस्ट को नॉकडाउन कर रखा होता है। और फिर हमें बताया जाता है द डेज इन दिस वर्ल्ड ऑफ एंडलेस डार्कनेस आर पेनफुली डल, यूजलेस बैटल इज टेक प्लेस। इसके बाद हम लोग देखते हैं जिन्वो और युगमन के एनकाउंटर को और हमें बताया जाता है कि जिन्वो ने काफी सारे मोनार्क्स को हरा रखा होता है और थोड़ा स्ट्रगल करने के बाद ना उसने युगमन को भी हरा दिया होता है। और फिर हमें बताया जाता है कि 27 साल बीत चुके हैं जब वो डायमेंशनल रिफ्ट में आया था और अभी जो जिन्वो होता है वो किसी ऊंची जगह पर बैठा हुआ होता है और अभी जो उसका लास्ट टारगेट होता है वो N3C होता है। और हाँ, तो मैं एक चीज बता दूं कि इस दुनिया को जो 27 साल है ना वो अर्थ पल केवल 2 साल के बराबर है। और फिर वो अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा होता है कि आखिरकार उसकी फैमिली क्या कर रही होगी। और 2 साल बाद जब वो अपनी फैमिली से यूनाइट होगा तो जिन्हा काफी बड़ी हो चुकी होगी। ऐसे ही सवाल जिन्वो के मन में चल रहे होते हैं तभी वहाँ पर बिलियन आता है और बोलता है मेरे किंग, इधर हमारा काम खत्म हो चुका है, यहाँ पर हमारे काफी सारे जो एनिमीज थे वो मारे जा चुके हैं। जिस पर कि जिन्वो कहता है कि बढ़िया, हम लोग यहाँ पर एक और सेकंड भी वेस्ट नहीं कर सकते। और इसके बाद वो अपनी जगह से खड़ा होता है और कहता है अराइज, जिससे कि जिन भी लोगों को उन्होंने मारा हुआ होता है ना वो सभी लोगों के शैडोज को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं उस जगह को जहाँ पर ड्रैगन किंग रहता है और उसका जो साथी होता है ना वो उन्हें बता रहा होता है कि वो लोग कितने बड़े डिसएडवांटेज में है और वो उसे यहाँ से भागने का सजेशन देता है, मतलब ड्रैगन किंग को। लेकिन अब एंथ्रिस उससे कहता है कि मैं अब भागते भागते थक चुका हूँ, लेकिन अब मैं यहीं पर रहूंगा और शैडो मोनार्च का सामना करूंगा। और इसके बाद वो बोलता है मैं तुमसे इम्प्रेस हुआ शैडो मोनार्च, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम कप ऑफ रिइंकार्नेशन का यूज करके हम दोनों को फिर से आमने सामने ले आओगे। और मुझे फिर से ऐसा लग रहा है कि हम दोनों एक बार फिर से इटर्नल स्लम्बर में मिलेंगे। बट अभी हम दोनों ही जिंदा हैं, लेकिन अब हम दोनों में से केवल कोई एक ही हमेशा के लिए सोने वाला है। और अभी जो बंदा होता है वो खुद को शैडो मोनार्च के सामने इंट्रोड्यूस कर रहा होता है और शैडो मोनार्च से उसका नाम पूछता है। और फिर अपना जो जिन्वो होता है वो उसे जवाब देता है कि संग जिन्वो, और क्या तुम्हारे कोई और वर्ड्स हैं? जिस पर कि एंथ्रिस कहता है कि नहीं। एंड देन इसके बाद जिन्वो एंथ्रिस की तरफ काफी तेजी से आगे बढ़ रहा होता है और फिर एंथ्रिस भी जिन्वो की तरफ काफी तेजी से आगे बढ़ता है और फिर दोनों के ब्लेड आपस में क्लैश होते हैं और फिर ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर सीन चेंज होता है, हमें बताया जाता है कि जो रियल वर्ल्ड है वहाँ पर 2 साल बीत चुके हैं और जो अमेरिका है वहाँ पर कुछ ऐसे भविष्यवाणी देखने वाले लोग हैं जिनकी बातें सुनकर पूरा अमेरिका हिल चुका है। वो बात होती है कि जल्दी एक भगवान इस दुनिया में आने वाला है और एक कयामत लाने वाला है। और वैसे तो ये जो प्रोफेसीज होते हैं उन पर ज्यादा अटेंशन नहीं दिया जाता, लेकिन ये जो बात होती है ना वो मिस सेलर ने कही होती है और फिर हमें उनकी अचीवमेंट को दिखाया जाता है कि उन्होंने जितनी भी भविष्यवाणी की है वो 100% एक्यूरेट लिखी है। और इसके अगले ही दिन कोरिया के आसमान में एक बड़ा सा ब्लैक होल क्रिएट हो जाता है
जिससे कि जो मिस सेलर की प्रोफेसीज होती है वो न्यूज़पेपर के हेडलाइंस पर आ जाती है। और अभी सभी लोग उस ब्लैक होल को देखकर काफी ज्यादा नर्वस होते हैं, बिकॉज वो जो ब्लैक होल होता है ना वो ब्रेक हो चुका होता है, लेकिन उसके अंदर से कुछ भी बाहर नहीं निकलता। और अगर तुम लोग भी ऐसा सोच रहे हो तो तुम लोग बिल्कुल गलत हो, क्योंकि उस गेट से निकलता है अपना जिन्वू, जो कि किसी की भी नजर में आए बिना वहां से निकल जाता है एंड वो कहीं पर जा रहा होता है। एंड तभी उसके सामने एक बंदा आ जाता है जो कि जिन्वू के लिए एक बुके लाया होता है। और ये जो बंदा होता है ना वो कोई और नहीं बल्कि अपना जिनचुल होता है, जो कि जिन्वू को ग्रीड भी करता है। और अब जो जिन्वू होता है वो उससे बुके ले लेता है और कहता है एटलीस्ट किसी एक बंदे ने तो मुझे वेलकम किया। एंड फिर जिनचुल जिन्वू से कहता है हमने रियली में ऐसा नहीं सोचा था कि आप वापस आ पाओगे इन सब चीजों को अकेले संभालने के बाद, बट राइट नाउ मैं देख सकता हूँ कि आपके जो स्टेप है वो 10,000 सोल्जर के वेट को कैरी कर रहे हैं। एंड अब जिन्वू उससे बोलता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम मुझे केवल फ्लावर देने आए होगे, रूलर्स को मुझसे क्या काम है मेरे को बताओ। और फिर वो बंदा जिन्वू से बोलने लगता है कि रूलर्स का आपके लिए एक मैसेज है। और इसके बाद जिन्वू के दिमाग में एक फ्लैश भी आती है जहाँ पर कि वो जाना चाहता है। एंड फिर सीन कट ऑफ होता है एंड हम लोग देखते हैं जिन्वू को, जहाँ पर जिन्वू गया होता है ना वो एक आइसक्रीम की शॉप होती है। और फिर वहाँ पर मुद्दे की बात शुरू होती है, जहाँ पर जिनचुल उसे बताता है कि जो रूलर्स है उन्होंने आपको शुक्रिया कहा है। तो जिन्वू कहता है कि फॉर्मेलिटी को छोड़ो और बताओ कि प्रॉब्लम क्या है। और फिर बंदा जिन्वू को बताता है कि जो रूलर्स हैं उन्हें आपके पावर को लेकर चिंता है, जो कि इस दुनिया के डायरेक्शन को इन्फ्लुएंस करेगी। जैसा कि आप जानते हो कि आपने जो पावर पोजेस कर रखी है वो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए दुनिया रेडी हो। और फिर जिन्वू बोलता है तो क्या। और फिर वो बंदा जिन्वू को बताता है कि इस दुनिया में किसी के पास भी माना नहीं है और ये दुनिया काफी कमजोर है उसके लिए, एंड इसलिए वो उसे दूसरी दुनिया में ट्रांसफर करने का सजेशन देता है जो दुनिया उसकी पावर को हैंडल कर पाए। जिसके बाद एक काफी ऑब्वियस चीज होती है, जो जिन्वू होता है वो उस बंदे को काफी गुस्से भरी नजरों से देखता है और कहता है मेरा तुम्हारे लिए अब कोई यूज नहीं है, इसलिए तुम मुझे अपने रास्ते से हटाए हो जस्ट बिकॉज जो पावर मैंने पोजेस कर रखी है जिससे कि तुम्हें डर है। जिसके बाद ये जो बंदा होता है वो काफी ज्यादा डर जाता है और डरते डरते जिन्वू से कहता है अरे मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। और फिर वो उसे मिस सेलर की फोटो को दिखाता है और उनकी भविष्यवाणी बताता है, जब उन्होंने कहा था कि जो गॉड है वो जल्द ही इस दुनिया में आने वाला है और एक बहुत बड़ी तबाही लाने वाला है। तो फिर जिन्वू बोलता है यू आर सेइंग माय एग्जिस्टेंस कैन ब्रिंग आउट दिस चेंजेस, जिस पर वो बंदा बोलता है यस मोनार्च। एंड अब जिन्वू उससे बोलता है क्या हम किसी और समय मिले, एंड फिर वो वहां से चला जाता है। और फिर वो बंदा अपने आसपास की चीजों को नोटिस करता है और अपने मन में सोचता है कि ये जो चीजें जो दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करती हैं उन सभी का एक पर्पस है। एंड वो जो एक शैडो मोनार्च बना और उसने इस दुनिया के पुराने फेनोमिना और मोनार्च को अपनी ताकत से रोका और अपने मिशन को कंप्लीट किया। और अब उसने अपने पर्पस को कंप्लीट कर चुका है। और अभी जिन्वू को ऐसा लग रहा होता है कि इस दुनिया को जिन्वू की जरूरत है भी या नहीं। और तभी उसके सामने से कोई गुजरता है और इस चीज को जिन्वू सेंस कर लेता है। एंड जो इंसान उसके सामने से गुजरा होता है ना वो उसका पीछा करता है। एंड हम लोग देखते हैं वो जो बंदी होती है वो कोई और नहीं बल्कि चाइन होती है, जो कि अपनी यंग एज में होती है। एंड अभी जिन्वू को अपने सवालों का जवाब मिल गया है कि उसे इस दुनिया में रहना चाहिए या फिर नहीं। एंड वो जवाब होता है कि उसे ये दुनिया पसंद है, बिकॉज जिन लोगों से वो प्यार करता है वो इसी दुनिया में रहते हैं और इसीलिए ये उसके लिए एक इनफ रीजन है इस दुनिया में रहने के लिए। एंड इसके बाद हमें काफी अलग अलग एंटर्स को दिखाया जाता है, जस्ट लाइक मिस्टर संग, पार्क, हंग ब्रदर्स, मिस्टर जोंग एंड काफी सारे अलग लोग दिखाए जाते हैं। और फिर हम लोग आगे चल के देखते हैं कि जिन्वू पीछा करते करते चाइन के सामने खड़ा हो जाता है और फिर चाइन पीछे पलटती है और उसे देख लेती है और फिर वो दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। और ये जो मूवमेंट होता है वो देखने में काफी ज्यादा प्यारा लग रहा होता है। पहले एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को पुलिस स्टेशन को दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग मिलते हैं मिस्टर जिनचुल से। एंड आगे हम लोगों को पता चलता है कि मिस्टर जिनचुल यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर हैं, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी हंटर वगैरह नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी गेट ब्रेक वेक नहीं हुआ था, तो ये पहले एक पुलिस ऑफिसर ही थे। और फिर हम लोग देखते हैं जिनचुल कुछ सोचने लगता है और बोलता है मुझे लगता है कि मैं अपनी कुछ मेमोरीज भूल चुका हूँ जिसको मैं याद करना चाहता हूँ, पर मैं उन्हें याद नहीं कर पाता हूँ। आगे वो बोलता है फर्क नहीं पड़ता मैं कितना भी सोच लूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं आता और इसके बारे में मैं जितना ज्यादा सोचता हूँ मुझे उतना ही ज्यादा अजीब फील होता है। और फिर वो ये सब सोचकर परेशान हो ही रहा होता है, तभी उसके बगल में एक बंदा आता है और कहता है सर इतना मत सोचिए, चाय पीजिए। आगे मिस्टर वो पुलिस स्टेशन जाता है और वो देखता है कि यहाँ पर कुछ बंदे हैं जो कि जानबूझकर कुछ को सरेंडर कर दिया है, जिन्हें देखकर वो बोलने लगता है कि ये लोग कौन है। और हम लोग देखते हैं वो तीनों बंदे जिन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया होता है और वो लोग बोलने लगते हैं एक बड़ा शैडो मॉन्स्टर बाहर आया
वो जमीन से बाहर आया और हमसे बात करना स्टार्ट कर दिया। और इस टाइम पे वो जो तीनों होते हैं ना वो काफी ज्यादा पैनिक हो रखे होते हैं। वो लोग यहाँ पर काफी ज्यादा डर रहे होते हैं। और फिर उनमें से एक बंदा कांपते हुए कहता है कि उस शैडो ने मुझसे कहा था कि अगर मैंने 24 घंटे के अंदर खुद को सरेंडर नहीं किया तो मुझे जिंदा रहने पर पछतावा होगा। और फिर वो बंदा बोलता है कि मैं एडमिट करता हूँ कि मैंने क्राइम किया है, प्लीज मुझे जल्दी से जेल के अंदर डाल दो। एंड फिर जिनचुल उनसे बोलता है तो तुम ये बोल रहे हो कि तुम सभी ने उस शैडो मॉन्स्टर को देखा है। एंड जिनचुल सोचने लगता है कि मैं इनकी रिपोर्ट ऊपर कैसे करूं। और फिर तभी वहाँ पर एक बंदा आता है जो कि जिनचुल को मीटिंग रूम पर जाने के लिए कहता है। और फिर हम लोग देखते हैं जो जिनचुल होता है वो मीटिंग रूम पर पहुंच चुका होता है और वो चौंकते हुए कहता है कि क्या आप उन लोगों को रिहा करना चाहते हैं जिन्होंने अभी सरेंडर किया है। और वो दूसरा ऑफिसर कहता है हम लोग उन्हें रिहा नहीं कर रहे, हम लोग बस ये देखना चाहते हैं कि अगर वो लोग 24 घंटे के लिए बाहर रहे तो उनके साथ क्या होगा। और फिर वो ऑफिसर कहता है कि वो सभी नशे में है और वो बकवास कर रहे हैं और जिन भी मॉन्स्टर को उन्होंने देखा वो किसी ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, बट उन सभी के ड्रग टेस्ट किए गए हैं और इनको जो रिजल्ट्स थे वो नेगेटिव थे, जबकि मैंने खुद जाकर उन सभी के रिजल्ट्स पर्सनली चेक किया है। तुम्हें क्या लगता है ये कोई सेंस बनाता है कि ये सभी लोग आपस में कनेक्टेड नहीं है? तुमने देखा है कि इन सभी लोगों ने एक ही साथ एक ही समय पर सरेंडर किया है और जो हायर अप्स है उन्होंने कहा था इस रीजन को देखने के लिए। एंड अभी तक हम लोगों को इसका कोई भी सुराग नहीं मिला है। एंड हम लोग अभी कर ही कह सकते हैं, हमें ये करना होगा ताकि हम लोगों को कुछ सुराग मिल जाए। एंड फिर जो जिनचुल होता है वो उनसे पूछता है कि अगर उनके साथ कुछ हो जाए तो फिर क्या होगा। और फिर यहाँ पर जो ऑफिसर्स होते हैं ना वो हंसने लग जाते हैं और यहाँ पर जिनचुल को समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ पर चल क्या रहा है। और फिर एक ऑफिसर हंसते हुए कहता है कि डिटेक्टिव वो, क्या आप इन तरह के गोश्त में विश्वास करते हैं? मैंने नहीं सोचा था आप इस तरह के इंसान होंगे। आप दिखने में जितने ज्यादा इमोशनल लगते हैं उससे कहीं ज्यादा इमोशनल है। और फिर जो जिनचुल है वो हंसने लग जाता है और जो दूसरा ऑफिसर होता है वो बोलता है कि कुछ नहीं होगा उन्हें डिटेक्टिव, हम बस उन सभी सस्पेक्ट को एक सुनसान स्टोरेज के अंदर लेकर जाएंगे एंड देखेंगे कि आखिर होता क्या है। एंड वहां पर काफी सारे डिटेक्टिव भी उन पर नजर रखे होंगे ताकि वो लोग वहां से भाग ना पाए। एंड मान लीजिए कि अगर रियली में 24 घंटे के अंदर एक मॉन्स्टर अपेयर हो जाता है तो हमें थैंक्सफुल नहीं होना चाहिए। एंड इसके बाद हम लोग एक वेयर हाउस को देखते हैं जहाँ पर उन तीनों कैदियों को ले जाया गया होता है और फिर उनमें से एक कैदी काफी ज्यादा पैनिक करते हुए और रोते हुए कहता है मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए, मैं मारा जाऊंगा। और फिर उसके पास एक ऑफिसर आता है और उससे कहता है कि हम लोग बस कुछ इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। तो फिर जो कैदी होता है वो बोलता है कि मैं सचमुच में मारा जाऊंगा। फिर वो ऑफिसर बोलता है कि तुम्हें क्यों मरना होगा, हम तुम्हारे साथ हैं और हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। और फिर वो ऑफिसर दूसरे ऑफिसर से पूछता है कि 24 घंटे होने में कितना समय बाकी है। और फिर वो दूसरा वाला ऑफिसर अपने वॉच को देखता है और बताता है कि अभी भी 10 मिनट बाकी है। इसके बाद हम लोग देखते हैं जिनचुल जो होता है वो बोल रहा होता है ऐसा लग रहा है कि जो हमारे आसपास का एयर है वो डिफरेंट लग रहा है पहले की तुलना में। और फिर अभी हम लोग देखते हैं कि उधर टाइम अप हो चुका होता है एंड उधर कुछ हैपेंड होता ही नहीं, लेकिन वो जो गुंडा होता है ना वो काफी ज्यादा डरा हुआ दिखाई दे रहा होता है क्योंकि अभी उधर कुछ हुआ ही नहीं होता। एंड फिर वो ऑफिसर उसके पास आता है और बोलता है तूने ड्रग्स वगैरह ले रखा है ना, जल्दी से मुझे बता कि आखिरकार माजरा क्या है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो जिनचुल होता है वो अचानक से कुछ सेंस करता है और फिर चिल्लाते हुए कहता है कि सो यूर सेल्फ। और फिर हम लोग देखते हैं कि कुछ शैडो जो कि होते हैं वो जमीन से निकलते हैं और उन गुंडों पर अटैक कर देते हैं। एंड हम लोग देखते हैं कि वो जो गुंडे होते हैं उनका गेम ओवर हो चुका होता है और वहां पर जो ऑफिसर्स होते हैं ना वो वहीं पर बेहोश पड़े होते हैं। एंड हम लोग देखते हैं कि जो 3 हेड सोल्जर्स होते हैं उनके मुंह पूरे ब्लड से भीगे हुए होते हैं और वो जिनचुल को देखकर एक स्माइल देते हैं और इस चीज को मिस्टर वो भी नोटिस कर लेते हैं। एंड जो शैडो सोल्जर्स होते हैं ना वो उसे बिना हार्म पहुंचाए वहां से निकल जाते हैं। लेकिन मिस्टर जिनचुल ये नोटिस करते हैं कि जो एंट होते हैं ना वो उन्हें देखकर खुश हो रहे होते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं जिन ऑफिसर्स को उन गुंडों का पता लगाने के लिए भेजा गया था ना वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं और इसलिए उसका जो हायर एप ऑफिसर होता है ना वो उन्हें डांट रहा होता है। एंड वो ऑफिसर पूछता है आपने एम्बुलेंस को कॉल किया था, सही आपको कुछ याद भी है? लेकिन जो मिस्टर वो होते हैं वो उस ऑफिसर से झूठ बोल देते हैं कि उन्हें कुछ भी याद नहीं है। और फिर वो ऑफिसर बोलने लगता है कि ये जो रिपोर्ट है वो अभी हायर ऑफिसर के पास नहीं पहुंची है और मैं चाहता हूं कि तुम सभी इस केस के लिए अपने मुंह को बंद रखो। एंड हम लोग देखते हैं मिस्टर वू को जो कि किसी चीज के ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं और फिर उस जगह मिस्टर वू का एक साथी आ जाता है जो कि उनसे पूछता है कि क्या वो अकेले इस इंसिडेंट के बारे में रिपोर्ट कर रहा है, जिस पर कि मिस्टर वो जवाब देते हैं कि मैं बस ये अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए कर रहा हूँ और यहाँ पर वो बेसिकली उन शैडोज के बारे में
रिसर्च कर रहे होते हैं और फिर मिस्टर वू का साथी उन्हें बताता है कि ये जो नंबर्स हैं वो बड़े पैमाने पर फरवरी के आखिर में और मार्च के शुरुआत पर काफी बड़े हैं। तो मिस्टर वू उससे बोलता है कि क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है, और फिर वो बंदा मिस्टर वू को बताता है कि उनकी आंटी की एक बुक शॉप की दुकान है जहाँ पर लेट फरवरी और मार्च की शुरुआत में बच्चों के स्कूल शुरू होते हैं एंड इस टाइम पे उनका जो बिजनेस है वो अच्छा नहीं चल रहा होता है। और लास्ट में वो ये भी बोलता है कि मुझे लगता नहीं कि मेरी ये इन्फॉर्मेशन तुम्हारे इस केस में कुछ हेल्प करेगी, लेकिन मिस्टर वो बोलते हैं कि नहीं, मैं इस चीज को अपने दिमाग में रखूंगा। एंड इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं स्कूल को जहाँ पर जो अपना जिन्वू होता है वो आ चुका होता है एंड हम लोग अब जिन्वू के आगे के स्कूल लाइफ को एंजॉय करने वाले हैं। और इसके बाद हम लोग देखते हैं स्कूल के प्रिंसिपल रूम को। यहाँ पर जो प्रिंसिपल होते हैं वो टीचर को रिपोर्ट कार्ड देते हुए बोलते हैं कि एक प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला बच्चा अपने स्कूल में आ रहा है, और वो जो बच्चा होता है ना वो और कोई नहीं बल्कि अपना जिन्वू होता है। जो टीचर होता है वो जिन्वू का रिपोर्ट कार्ड अपने हाथ में लेता है और बोलता है इसके दो फादर हैं वो फायर स्टेशन में काम करते हैं एंड इसकी जो मदर है वो एक नॉर्मल हाउसवाइफ है, और इसके रिजल्ट को देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि ये कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और फिर प्रिंसिपल उसे बोलता है कि इस चीज पर भी नजर डालो कि उसे स्कूल से क्यों निकाल दिया गया। और फिर वो बंदा बोलता है कि जब वो बच्चा अपने मिडिल स्कूल में था तो वो 2 साल के लिए वैनिश हो गया था। और फिर प्रिंसिपल पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम इस बच्चे को हैंडल कर सकते हो। और फिर जो टीचर होता है ना वो बड़े भयानक वे में कहता है, सर क्या आप नहीं जानते कि मेरा नाम वाइपर क्यों पड़ा? इन सभी बच्चों को मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इन्हें सिखाता हूँ कि अनप्रॉब्लमेटिक बच्चा कैसे बनते हैं। भाई तू कितना भी बड़ा तोप चंदू, तू जिन्वू के सामने कुछ भी नहीं है। वैसे इस टीचर का जो रियल नेम है वो पार्क होता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं स्कूल के ग्राउंड को जहाँ पर सभी बच्चे गैदर हो रखे थे और वहां पर अपना जिन्वू भी आया होता है एंड जो वाइपर होता है ना वो डंडे को लेकर सभी बच्चों को डांट रहा होता है एंड तभी वाइपर की नजर पड़ती है जिन्वू पर और वो बोलता है तो ये बच्चा यहाँ पर है। और फिर वो डेविल स्माइल के साथ जिन्वू की तरफ आगे बढ़ता है उसे पनिश करने के लिए एंड वो देखता है कि जिन्वू जो होता है वो अपने एक हैंड में ग्लव्स को पहने हुए होता है जो कि ड्रेस कोड के अगेंस्ट होता है। और जैसे ही वाइपर जिन्वू पर चिल्लाना स्टार्ट करता है ना वैसे ही जिन्वू काफी ज्यादा डेविल लुक से उसकी तरफ देखता है, जो देखकर वाइपर की फटके चार हो चुकी थी भाई, क्योंकि उसने ये देख लिया था कि जो जिन्वू होते उसके चारों तरफ से ब्लैक शैडो निकल रहे थे। और फिर वाइपर वहां से निकल जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि मैंने अभी क्या देखा। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं जिन्वू को जिसके पास की बिलियन आता है और बोलता है माय लीग एंड पर्सन जस्ट नाउ, जिस पर कि जिन्वू बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि वो पर्सन तुम लोगों को देख सकता है एंड आल्सो ये जिन्वू का इम्पैक्ट होता है जो कि इस दुनिया में लाया है। एंड इस चीज को समझकर जिन्वू थोड़ा सा निराश हो जाता है। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं क्लास का सीन जहाँ पर जिन्वू जो होता है वो आराम से अपनी किताबें पढ़ रहा होता है। तभी उसके पास एक स्टूडेंट आता है और उसे बोलता है क्या तुम ही संग जिन्वू हो राइट? और वो स्टूडेंट ये भी मेंशन करता है कि उसका जो नाम होता है वो यंगिल होता है और जिन्वू जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में था तो ये भी उसके साथ में ही था एंड वो लास्ट ईयर ही यहाँ पर मूव हुआ था। और तभी हम लोग देखते हैं कि यंगिल के पीछे कुछ और बंदे भी होते हैं जो कि यंगिल को धक्का दे देते हैं और जिन्वू को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसके सामने दादागिरी करने लगते हैं। वो सब लोग उसे ग्लव्स के बारे में पूछ रहे होते हैं, इवन एक बंदा ना उसे ग्लव्स उतारने को भी बोलता है। जो चीज होती है ना बीरू को पसंद नहीं आती और बीरू कहता है माइकिंग अगर आप चाहो तो मैं इन गधों को आपके सामने काट कर यहीं पर रख दूंगा। जो सुनकर जिन्वू बोलता है कि अबे भाई रहने दे, इतना सब कुछ तो चलता है। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं जो जिन्वू होता है वो अपने ग्लव्स को उतार देता है, जो देखकर जो बच्चे होते हैं वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं कि जो जिन्वू का हाथ होता है वो पूरी तरह जला हुआ होता है और ये जो जला हुआ निशान होता है ना वो एंथ्रेक्स के साथ फाइट करने में आया होता है जो कि अभी तक हील नहीं हुआ होता है। जो देखकर बंदे होते हैं ना वो डर जाते हैं और उससे बोलते हैं अरे हमने तो केवल मजाक किया था, तुम तो सीरियस हो गए। और फिर वो लोग जिन्वू को अपना ग्लव्स पहनने के लिए बोल देते हैं और जैसे वो बच्चे वहां से निकलते हैं ना तभी बीरू जो होता है वो उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। एंड हम लोग देखते हैं जिन्वू अपनी पावर का यूज करके उन सभी बच्चों को जमीन पर गिरा देता है, जिससे जो सभी क्लास के मेंबर्स होते हैं ना वो उन पर हंसने लग जाते हैं। एंड हम लोग देखते हैं कि जो जिन्वू होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये सब तो मैंने केवल हंसने के लिए किया था। और फिर जिन्वू जब वहां से जा रहा होता है तभी यंगिल उसके सामने आता है और उससे काफी सारे सवाल पूछने लग जाता है। लाइक वो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। इवन जो जिन्वू होता है वो लोगों के सामने भी नहीं डर रहा होता है। एंड वो उससे पूछता है कि क्या तुम 3 सालों से एक्सरसाइज कर रहे हो? जिस पर के जिन्वू जवाब देता है कि हाँ मैंने काफी ज्यादा एक्सरसाइज कर रखी है। और फिर यंगिल उससे पूछता है कि क्या वो एथलीट क्लब को ज्वाइन करने वाला है? तो जिन्वू बोलता है क्या एक क्लब? हाँ एक क्लब तो है जिसको मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं
स्कूल के ग्राउंड का सीन, जहाँ पर एक बंदा किसी बंदे से बोल रहा होता है कि क्या तुम ट्रैक एंड फील्ड क्लब को ज्वाइन करना चाहते हो। और इस बंदे का नाम होता है जोई तोंगवोंग और इसे हम लोग चोई करके बुलाने वाले हैं। और जो चोई होता है वो इस क्लब का कैप्टन होता है। और फिर चोई कहता है कि क्या तुम दोनों एक साथ इस क्लब को ज्वाइन करना चाहते हो। तो फिर जिनवू कहता है कि नहीं, केवल मैं ही। एंड फिर हम लोग देखते हैं ताइवान के पीछे उसके दोस्त आते हैं, जो कि उन्हें भयानक नजरों से देखते हुए बोल रहे होते हैं, मैंने कभी नहीं देखा किसी को जो कि हमारे पास आया और बोला कि वो एक्चुअली में इस क्लब को ज्वाइन करना चाहता है। क्या ये बच्चा कोई मजाक तो नहीं कर रहा। एंड फिर जो चोई होता है वो जिनवू से पूछता है कि क्या तुम कोई स्पोर्ट टैलेंटेड हो। तो जिनवू जवाब देता है कि नहीं। एंड फिर चोई बोलता है कि क्या तुमने पहले मिडिल स्कूल में ट्रेनिंग कर रखी है भागने की, जिस पर कि जिनवू जवाब देता है कि नहीं। और फिर एक दूसरा बंदा जिनवू से बोलता है कि ये जो जगह है ये केवल स्पोर्ट टैलेंटेड बंदों को ही एक्सेप्ट करती है। और फिर तुम मुझे ये बताओ कि तुम इस क्लब में क्यों ज्वाइन होना चाहते हो जब तुमने पहले कभी भागा ही नहीं। एंड यहाँ पर जो जिनवू होता है वो जवाब देता है कि कोई है जिसे मैं कंपटीशन में मिलना चाहता हूँ, और जिसकी वो बात कर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि चाहिन होती है। एंड जो जिनवू होता है वो इस बात को लेकर एकदम श्योर होता है कि वो इतनी कैपेबल है कि वो इस रीजन में भागेगी। और इस बात में जो ताइवांग का दोस्त होता है वो जिनवू पर भड़क जाता है और ताइवांग उसे शांत कराता है और कहता है कि चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेरी एक कंडीशन है। और फिर ताइवांग जिनवू एक बच्चा दिखाता है और उससे कहता है कि अगर तुमने इसे रेस में हरा दिया तो वो लोग उसे अपने क्लब में ज्वाइन कर लेंगे, बट अगर वो इस चीज में फेल हो गया तो उसे 1 महीने तक उनके कपड़े धोने होंगे, जिस चीज के लिए जिनवू भी एग्री कर देता है। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं वाइपर को जो कि स्मोक करते हुए ग्राउंड की तरफ देख रहा होता है। एंड हम लोग देखते हैं कि जो जिनवू होता है वो ग्राउंड पर दौड़ रहा होता है। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहां पर ट्रैक का कैप्टन आ जाता है और उन दोनों के बीच जिनवू को लेकर बातचीत चल रही होती है। एंड तभी जो वाइपर होता है वो कुछ ऐसा देख लेता है जिसे देखकर वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। वो देखता है कि जो जिनवू होता है वो ट्रैक पर दौड़ रहा होता है और उसके पीछे काफी सारी जो शैडोज होती है वो भी दौड़ रही होती है। एंड इसके बाद जो वाइपर होता है वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि ये केवल एक इल्यूजन है, क्योंकि ऐसी चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती। एंड तभी हम लोग देखते हैं कि जो वाइपर होता है उसके सामने बीरू आ जाता है, जो कि उसके सामने चिल्लाने लग जाता है। और ये देखकर जो वाइपर होता है वो बेहोश हो जाता है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं बिलियन को, जो कि बीरू से कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें ये करने के लिए मना किया था, बट यहाँ पर तो बीरू सिर्फ मजे करने के लिए वहां पर गया था। एंड वो बोलता है कि ये जो ह्यूमन है वो सच में हम लोगों को देख सकता है। और इसी के साथ अपना जो ये एपिसोड है वो यहीं पर खत्म होता है। तो अगर इस वाले एपिसोड की शुरुआत में हम लोग एक होटल का सीन देखते हैं, जहाँ पर मिस्टर वू का जो साथी होता है ना, वो मिस्टर वू से पूछता है कि जिस दिन तुम उन क्रिमिनल के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया था, उस दिन तुमने कुछ देखा था ना। और फिर मिस्टर वो बोलते हैं कि तुम किस दिन की बात कर रहे हो, मुझे कुछ नहीं पता। जिस पर कि उनका साथी कहता है कि कम ऑन, तुम जानते हो कि मैं किस दिन के बारे में बात कर रहा हूँ। उस दिन जिस दिन सस्पेक्ट ने खुद को सरेंडर करवा दिया था और उसके बाद वो लोग डिसअपेयर हो गए थे, उस दिन तुमने कुछ देखा था। और फिर उसके बाद मिस्टर वो उस हादसे के बारे में सोचते हैं जहाँ पर उन एंट मॉन्स्टर ने यानी कि बीरू ने सभी को मार दिया होता है। एंड वो बोलता है वो एंट मॉन्स्टर, मैं नहीं जानता कि उस दिन मैंने क्या देखा था, लेकिन वो देखने में एक एंट की तरह था। और फिर उसका साथी बोलता है कि तुम ये कह रहे हो कि तुमने एक बहुत ही बड़े एंट को देखा है, लेकिन तभी उसकी साइड से ना एक बंदा भी गुजर रहा होता है जो कि इसी बारे में बोलता है कि एक एंट मॉन्स्टर जिसका जो सिर है वो एंट का है और बाकी जो बॉडी है वो ह्यूमन बॉडी है। एंड इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं सीनियर को जो कि ट्रैक पर भागने की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, और दूसरी तरफ जो यंगिल होता है उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। एंड ये देखकर जिनवू अपने मन में सोचता है कि ये जो किट है वो काफी ज्यादा हार्डशिप कर रहा है मुझको फॉलो करने के लिए। लेकिन तभी जो बिलियन होता है वो जवाब देता है कि माय किंग, ये जो ह्यूमंस होते हैं वो फुलिश होते हैं। एंड हम लोग देखते हैं कि जो जिनवू होता है वो अपनी पावर का यूज करके यंगिल को हील कर देता है, जिससे ना जो उसकी थकान होती है वो खत्म हो जाती है और फिर वो सबसे आगे निकल जाता है। एंड इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं वाइपर को और उसके पास्ट का सीन, जहाँ पर जो एंट मॉन्स्टर वाली बात थी ना वो उसी को बता रहा होता है। एंड ये सब बोलने के बाद वो वहां से निकल जाता है, लेकिन जो मिस्टर वू होते हैं वो उसे रोकने लगते हैं और बोलते हैं जिस एंट के बारे में तुमने अभी मेंशन किया, क्या तुम मुझे उसके बारे में और डिटेल बता सकते हो। एंड इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं जिनवू को। एंड अभी जिनवू के ऊपर ना कोई निगरानी कर रहा होता है, और तभी जिनवू अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो मुझे खुलेआम देख रहे हैं। और ये सब देखने के बाद जो बिलियन होता है वो जिनवू से बोलता है, माइली, क्या हमारे लिए बेहतर नहीं होगा कि हम लोग उस इंसान की यादें मिटा दें और उसकी एबिलिटी भी।
लेकिन जिनवू कहता है कि नहीं, अभी सिर्फ हम लोग एब्जॉर्ब करेंगे। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं मिस्टर वू को, जो कि जिनवू के स्कूल के सामने पहुंच चुके होते हैं और अभी उनके दिमाग में जिनवू और उसके मॉन्स्टर के बारे में सवाल चल रहे होते हैं और वो ये सोच रहे होते हैं कि एक चीज तो श्योर है, इस स्कूल के बारे में कुछ बात तो अलग है। एंड हम लोग देखते हैं कि जो मिस्टर वू होते हैं उनके पैरों के पास से एक शैडो सोल्जर गुजरता है, जिसको मिस्टर वू नोटिस कर लेते हैं एंड वो बोल रहे होते हैं कि इस स्कूल के पास कुछ तो है। और फिर हम लोग देखते हैं जिनवू को, जो कि अपने पेन को स्पिन कर रहा होता है और बोलता है कि क्या उसने गार्ड को देख लिया। लेकिन तभी मिस्टर वू आ जाते हैं उसकी क्लास में एंड जो उसकी टीचर होती है वो बोलते हैं कि डिटेक्टिव कुछ हुआ है क्या। तो मिस्टर वू जवाब देते हैं कि नहीं नहीं, कोई सीरियस बात नहीं है, बस मुझे जिनवू से कुछ सवाल पूछने हैं। और फिर हम लोग क्लास के बाहर आ जाते हैं और जैसे ही जिनवू मिस्टर वू को सामने से देखता है ना, उसे मिस्टर वू के साथ बिताए पुराने पल याद आ जाते हैं एंड इस चीज को याद करके जिनवू काफी खुश होता है। और अभी भी मिस्टर वू जिनवू को देखकर यही सोच रहे होते हैं कि इस स्टूडेंट के अंदर कुछ तो अलग बात है, एक स्टूडेंट की आंखें ऐसे कैसे हो सकती है। इसके बाद मिस्टर वू जिनवू को वीरू की तस्वीर दिखाते हैं, जो कि उन्होंने अपने हाथ से खुद बनाई होती है और वो जिनवू से पूछते हैं कि क्या तुम्हें ये तस्वीर देखकर तुम्हारे दिमाग में कुछ आ रहा है। और फिर जिनवू जवाब देता है कि हाँ, और अगले ही पल जो मिस्टर वू होते हैं वो और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं कि क्या तुम इस चीज के बारे में कुछ जानते हो, ये एक एंट मॉन्स्टर है, क्या क्या तुम इसे जानते हो और तुम हो कौन। और तभी मिस्टर वू रियलाइज करते हैं कि वो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गए हैं एंड इस चीज के लिए वो जिनवू से माफी भी मांगते हैं। वो जिनवू से कहते हैं कि माफ करना, वो कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गए और ऐसा इसलिए क्योंकि वो काफी समय से इन चीजों को चेस कर रहे हैं। और फिर जिनवू उन्हें बताता है कि ये जो मॉन्स्टर है वो कहीं ड्रामा में तो अपेयर नहीं हुआ था, विद इन फैक्ट जिसे बच्चे देखते हैं। जो सुनकर जो मिस्टर वू होते हैं वो समझ जाते हैं कि उनका कट चुका है और फिर मिस्टर वू जिनवू से अपने किताब को ले लेते हैं। और जब मिस्टर वू जिनवू से किताब ले रहे होते हैं ना, तो उनका हाथ जिनवू से टच हो जाता है और ये जो टच होता है ना, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आगे। एंड इसके बाद जब जिनवू अपने क्लासरूम में जाता है ना, तो सभी लड़कियां उसे चारों तरफ से घेर लेती है और सभी लोग डिटेक्टिव के बारे में उससे पूछ रहे होते हैं। इवन जिनवू से जलने वाले भी कुछ लोग वहां पर आ जाते हैं और जिनवू से भिड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। एंड जब मामला काफी ज्यादा बिगड़ने वाला होता है ना, तभी वहां पर एक बंदा आ जाता है और जो बंदा जिनवू से भिड़ने वाला होता है ना, वो उसका गला पकड़ लेता है और ये जो काम होता है ना, वो होता है ताइवांग का। और वो उन लोग से कहता है कि तुम्हें हमारे ट्रैक एंड फील्ड एस से क्या काम है। एंड फिर जिनवू थोड़ा सा शर्माते उन लोगों से कहता है कि सीनियर्स आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। तो वो सीनियर जवाब देते हुए बोलता है कि हम लोग एस को बचाने के लिए आए हैं। और अभी जिनवू भी लाइक अरे मजाक करना बंद करो यार और सीधे काम की बात करो। और फिर ताइवांग हंसते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि मैं तुम्हें बताना ही भूल गया कि आज न्यू कॉमर्स के लिए एक पार्टी है और तुम और यंगिल क्या फ्री हो। जिस पर के जिनवू जवाब देता है कि हाँ। एंड देन वो उन लोगों को वहां पर इनवाइट करता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं शाम का सीन, जहाँ पर सभी लोग पार्टी के लिए जा रहे होते हैं। बट अचानक से ना जिनवू को साइड से कोई बुलाता है एंड ये जो काम होता है वो मिस्टर वू का होता है। और फिर मिस्टर वू जिनवू को पूछते हैं कि क्या जो सुबह हमने बात करी थी वो अभी हम फिनिश कर सकते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं कि मिस्टर वू और जिनवू कहीं पर अकेले चले जाते हैं, जहाँ पर जिनवू उन्हें सीधे बता देता है कि वो उनके साथ ज्यादा समय तक नहीं रह पाएगा। और फिर मिस्टर वू कुछ ऐसा बोल देते हैं जिसे सुनकर जिनवू काफी ज्यादा चौंक जाता है और मिस्टर वू काफी इमोशनल वे में कहता है कि हंटर संग क्या आप रियली में आप हो। और इस टाइम पे जो मिस्टर वू होते हैं वो जिनवू के रियल आइडेंटिटी को जान चुके होते हैं। एंड फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस्टर वू जिनवू से उस बुक को ले रहे होते हैं एंड उनका हाथ टच हुआ होता है जिनवू से। एंड जब वो वहां से जा रहे होते हैं ना, तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है जो होती है एसोसिएशन लीडर, क्या आप मेरे पे भरोसा करते हैं। और फिर वो वहां पर पीछे मुड़ के देखते हैं, लेकिन वहां पर कोई होता ही नहीं। और तभी पीछे से एक और आवाज सुनाई देती है, यस आई डू। जिसके बाद पहले वर्ड की जो मेमोरी होती है ना, वो अपने मिस्टर वू को पूरी तरह से याद आ जाती है। और इस टाइम पे जो मिस्टर वू होते हैं ना, उन्हें अपने पूरे पास्ट लाइफ की यादें याद आने लगती है एंड वो बोलते हैं कि आखिरकार ये है क्या। एंड उनके कानों में केवल हंटर संग यही गूंज रहा होता है। और इस टाइम पे मिस्टर वू की काफी सारी पुरानी यादें भी याद आने लगती है, जैसे कि जो मोनार्क और रूलर्स है वो कौन है, हंटर। इवन इस चीज के अंदर उन्हें अपनी रियल आइडेंटिटी भी पता चल जाती है और जो संग जिनवू के साथ बिता हुए पल होते हैं वो भी उन्हें याद आते हैं। एंड इसके बाद हम लोग प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर मिस्टर संग जिनवू से पूछ रहे होते हैं कि क्या वो अकेले
अकेले उन मॉन्स्टर से लड़ने का प्लान बना रहे हैं। तो जो जिन्वू होता है वो कहता है हाँ, और फिर जिन्वू अपने मन में सोचता है बिकॉज द मेमोरी ऑफ हायर बीइंग डोंट लाइक टू फ्लो ऑफ टाइम। और फिर मिस्टर वो जिन्वू से पूछते हैं कि आखिरकार कब से वो डायमेंशनल क्रैक के मॉन्स्टर से फाइट कर रहे हैं। और फिर वो अपने मन में सोचते हैं हिस्ट्री को देखा जाए तो वो 2 साल से डिसअपेयर है, लेकिन ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि 2 साल में रिजॉल्व हो जाए। एंड फिर जिन्वू जवाब देता है 27 ईयर्स। एंड ये सुनकर ना जो मिस्टर वू होते हैं वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और फिर मिस्टर वू जिन्वू से पूछते हैं कि क्या तुम्हें इस चीज पर कोई रिग्रेट नहीं है। तो जिन्वू कहता है कि नहीं, फर्क नहीं पड़ता मैं कितनी बार भी डिसीजन लूं, मैं हर बार यही डिसीजन लेता। और फिर मिस्टर वू जिन्वू से कहता है कि देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम अपनी लाइफ को मजे से एंजॉय कर रहे हो। तो जिन्वू जवाब देता है कि हाँ, इससे मैं सेटिस्फाइड हूँ, बस इस चीज को छोड़कर कि अब मेरी कोई एज नहीं है एंड लगातार मुझे अपने आइडेंटिटी को चेंज करना पड़ता है। और अब जो मिस्टर वू होते हैं वो जिन्वू को देखकर समझ जाते हैं कि जिन्वू जो है वो अभी मॉर्टल हो चुका है और अभी उसके पास गॉड लेवल की पावर है। एंड इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी उसने एक नॉर्मल लाइफ को चूज करी है। एंड यही इनकी नॉर्मल बातचीत चल रही होती है कि जिन्वू का आखिर क्या प्लान है आगे पे, क्या वो पुलिस में ज्वाइन करेगा या फिर नहीं। ऐसे ही नॉर्मल बातचीत जो कि हमारे उतने काम के नहीं, तो स्किप कर रहा हूँ भाई। एंड इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें बताया जाता है कि ये जो समय है वो ऐसे ही बीत रहा है, बट वन डे इन लेट अप्रैल दैट सडनली अपीयर। और फिर हम लोग देखते हैं एक ट्रैवल को जिसने कुछ ऐसा देख लिया होता है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा नर्वस हो रखा होता है। एंड फिर वो किसी को कॉल लगाता है और कहता है कि मैं एक ट्रैवलर हूँ और मैं डेंजन्स में घूम रहा था। और जहाँ उसने कॉल लगाया होता है ना वो होता है इमरजेंसी सेंटर, जहाँ पर एक लड़की उससे पूछती है कि आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम क्या है। और फिर वो बंदा बताने लगता है कि मैंने आपको कॉल इसलिए नहीं किया कि मैं प्रॉब्लम में हूँ, मैं आपको कुछ ऐसा बताना चाहता हूँ जिसे मैंने अभी देखा। और फिर सामने से जवाब आता है कि क्या वहाँ पर कोई डेंजरस सिचुएशन है, क्या हम लोग आपके लिए वहाँ पर किसी को भेजें। तो फिर वहाँ पर जो ट्रैवलर होता है ना वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी सिचुएशन को कैसे एक्सप्लेन करूँ। और फिर वो लड़की कहती है कि सर शांत हो जाइए और हमें बताइए कि आखिरकार वहाँ पर चल क्या रहा है, एंड उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग वहाँ पर सही से मेजर ले पाएंगे। एंड फिर वो बंदा उनसे कहता है कि कुछ चीज ब्रेक हो रही है और उसमें काफी सारे ब्रेक्स हैं। एंड इस चीज से तुम लोग समझ ही गए होगे कि उसके कहने का क्या मतलब है। और यहाँ पर वो जो बंदा होता है ना वो किसी चीज की बात कर रहा होता है, जो सुनकर वो जो लड़की होती है उसे ऐसा लगता है कि शायद कोई बिल्डिंग क्रैक हो रही है। और फिर वो उस आदमी से पूछती है कि ये चीज कहाँ पर ब्रेक हो रही है। और फिर वो बंदा जवाब देता है कि आसमान में। और फिर हम लोग देखते हैं कि आसमान में काफी सारे क्रैक्स हो रखे हैं और इस चीज को ना अपना जिन्वू भी सेंस कर लेता है घर पर बैठे बैठे ही, और वो समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। एंड इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग कैफे का सीन देखते हैं जहाँ पर रूलर का वैसल जिन्वू के सामने बैठा हुआ होता है और वो उसे बोलता है लॉन्ग टाइम नो सी शैडो मोनार्च। और फिर जिन्वू उससे पूछता है क्या ये तुम्हारा काम है और रूलर्स का। तो वो बंदा जवाब देता है कि नहीं, और ये आप पहले से जानते हो, और जो उनके चलने का तरीका है ना वो हम रूलर से काफी अलग है। और फिर इनकी इसी चीज को लेकर काफी ज्यादा बातचीत चल रही होती है। और तुम लोग अब इतना समझ लो कि जो जिन्वू के अगेंस्ट है वो टाइटन्स है और अभी जिन्वू उन टाइटन से लड़ने के लिए बिल्कुल ही रेडी होता है। एंड इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं वेस्ट अमेरिका के डेजर्ट को, जहाँ पर लोगों ने आने जाने के लिए उस पूरे जगह को सील कर रखा होता है। और फिर हमें बताया जाता है कि जो अमेरिकन गवर्नमेंट है उसने उस पूरी जगह को सील कर दिया है और वहाँ पर काफी सारे एक्सपर्ट्स को भी बुलाया गया है ये जानने के लिए कि आखिर वहाँ पर चल क्या रहा है, बट कोई भी उन्हें एक वैलिड आंसर नहीं दे पा रहे होते। और फिर हम लोग देखते हैं एक रिसर्चर को जो कि आर्मी मैन से कुछ बोल रहा होता है कि मैं 30 साल से एबनॉर्मल एक्टिविटी पर सर्च कर रहा हूँ, लेकिन आज तक पहले मैंने इस चीज को कभी नहीं देखा। और फिर जनरल सभी को अश्योर करता है कि चिंता मत करो, कोई भी चीज ऊपर से बाहर निकलती है हम उससे संभाल लेंगे। एंड फिर अगले ही पल हम लोग देखते हैं कि आसमान में जो सभी टैंक्स और गाड़ियां होती है वो उड़ रही होती है। एंड ये जो काम होता है वो जिन्वू का होता है, बिकॉज वो जानता है कि जो चीज आसमान से आने वाली है उन पर इस तरह की चीजें काम करने वाली नहीं है। एंड फिर वो काफी बैडेस्ट वे में बोलता है कि जो स्टेज है वो रेडी हो चुका है, मैं फील कर सकता हूँ हमारे एनिमीज के स्ट्रॉन्ग डिजायर को जो कि इस लैंड को पूरा निगलना चाहते हैं। एंड इस पॉइंट में जो जिन्वू होता है वो आसमान में काफी सारे डैगर को समन करता है और वो कहता है कि उन लोगों का अब सामना मुझसे यानी कि शैडो मोनार्च से होगा। और इसी पैनल के साथ हमारा जो ये एपिसोड है वो खत्म हो जाता है, लेकिन आगे क्या होने वाला है ये तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। तो अगर वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।
तो इस वाले एपिसोड की शुरुआत में हम लोग एक होटल का सीन देखते हैं जहाँ पर मिस्टर वू का जो साथी होता है ना वो मिस्टर वू से पूछता है कि जिस दिन तुम उन क्रिमिनल के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया था उस दिन तुमने कुछ देखा था ना। और फिर मिस्टर वू बोलते हैं कि तुम किस दिन की बात कर रहे हो, मुझे कुछ नहीं पता। जिस पर कि उनका साथी कहता है कि कम ऑन, तुम जानते हो कि मैं किस दिन के बारे में बात कर रहा हूँ, उस दिन जिस दिन सस्पेक्ट ने खुद को सरेंडर करवा दिया था और उसके बाद वो लोग डिसअपेयर हो गए थे, उस दिन तुमने कुछ देखा था। और फिर उसके बाद मिस्टर वो उस हादसे के बारे में सोचते हैं जहाँ पर उन एंट मॉन्स्टर ने यानी कि बीरू ने सभी को मार दिया होता है। एंड वो बोलता है वो एंट मॉन्स्टर, मैं नहीं जानता कि उस दिन मैंने क्या देखा था, लेकिन वो देखने में एक एंट की तरह था। और फिर उसका साथी बोलता है कि तुम ये कह रहे हो कि तुमने एक बहुत ही बड़े एंट को देखा है, लेकिन तभी उसकी साइड से ना एक बंदा भी गुजर रहा होता है जो कि इसी बारे में बोलता है कि एक एंट मॉन्स्टर जिसका जो सिर है वो एंट का है और बाकी जो बॉडी है वो ह्यूमन बॉडी है। एंड इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं सीनियर को जो कि ट्रैक पर भागने की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ जो यंगिल होता है उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। एंड ये देखकर जिन वो अपने मन में सोचता है कि ये जो किट है वो काफी ज्यादा हार्डशिप कर रहा है मुझको फॉलो करने के लिए। लेकिन तभी जो बिलियन होता है वो जवाब देता है कि माय किंग, ये जो ह्यूमंस होते हैं वो फुलिश होते हैं। एंड हम लोग देखते हैं कि जो जिन वो होता है वो अपनी पावर का यूज करके यंगिल को हील कर देता है, जिससे ना जो उसकी थकान होती है वो खत्म हो जाती है और फिर वो सबसे आगे निकल जाता है। एंड इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं वाइपर को और उसके पास्ट का सीन जहां पर जो एंट मॉन्स्टर वाली बात थी ना वो उसी को बता रहा होता है। एंड ये सब बोलने के बाद वो वहां से निकल जाता है, लेकिन जो मिस्टर वू होते हैं वो उसे रोकने लगते हैं और बोलते हैं जिस एंट के बारे में तुमने अभी मेंशन किया, क्या तुम मुझे उसके बारे में और डिटेल बता सकते हो। एंड इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं जिनवू को। एंड अभी जिनवू के ऊपर ना कोई निगरानी कर रहा होता है और तभी जिनवू अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो मुझे खुलेआम देख रहे हैं। और ये सब देखने के बाद जो बिलियन होता है वो जिनवू से बोलता है, माइली, क्या हमारे लिए बेहतर नहीं होगा कि हम लोग उस इंसान की यादें मिटा दें और उसकी एबिलिटी भी। लेकिन जिनवू कहता है कि नहीं, अभी नहीं, अभी सिर्फ हम लोग एब्जॉर्ब करेंगे। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं मिस्टर वू को जो कि जिनवू के स्कूल के सामने पहुंच चुके होते हैं और अभी उनके दिमाग में जिनवू और उसके मॉन्स्टर के बारे में सवाल चल रहे होते हैं और वो ये सोच रहे होते हैं कि एक चीज तो श्योर है, इस स्कूल के बारे में कुछ बात तो अलग है। एंड हम लोग देखते हैं कि जो मिस्टर वू होते हैं उनके पैरों के पास से एक शैडो सोल्जर गुजरता है जिसको मिस्टर वू नोटिस कर लेते हैं। एंड वो बोल रहे होते हैं कि इस स्कूल के पास कुछ तो है। और फिर हम लोग देखते हैं जिनवू को जो कि अपने पेन को स्पिन कर रहा होता है और बोलता है कि क्या उसने गार्ड को देख लिया। लेकिन तभी मिस्टर वू आ जाते हैं उसकी क्लास में एंड जो उसकी टीचर होती है वो बोलते हैं कि डिटेक्टिव कुछ हुआ है क्या। तो मिस्टर वू जवाब देते हैं कि नहीं नहीं, कोई सीरियस बात नहीं है, बस मुझे जिनवू से कुछ सवाल पूछने हैं। और फिर हम लोग क्लास के बाहर आ जाते हैं और जैसे ही जिनवू मिस्टर वू को सामने से देखता है ना, उसे मिस्टर वू के साथ बिताए पुराने पल याद आ जाते हैं। एंड इस चीज को याद करके जिनवू काफी खुश होता है और अभी भी मिस्टर वू जिनवू को देखकर यही सोच रहे होते हैं कि इस स्टूडेंट के अंदर कुछ तो अलग बात है, एक स्टूडेंट की आंखें ऐसे कैसे हो सकती है। इसके बाद मिस्टर वू जिनवू को वीरू की तस्वीर दिखाते हैं जो कि उन्होंने अपने हाथ से खुद बनाई होती है और वो जिनवू से पूछते हैं कि क्या तुम्हें ये तस्वीर देखकर तुम्हारे दिमाग में कुछ आ रहा है। और फिर जिनवू जवाब देता है कि हाँ, और अगले ही पल जो मिस्टर वू होते हैं वो और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं कि क्या तुम इस चीज के बारे में कुछ जानते हो, ये एक एंट मॉन्स्टर है, क्या क्या तुम इसे जानते हो और तुम हो कौन। और तभी मिस्टर वू रियलाइज करते हैं कि वो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गए हैं एंड इस चीज के लिए वो जिनवू से माफी भी मांगते हैं। वो जिनवू से कहते हैं कि माफ करना, वो कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गए और ऐसा इसलिए क्योंकि वो काफी समय से इन चीजों को चेस कर रहे हैं। और फिर जिनवू उन्हें बताता है कि ये जो मॉन्स्टर है वो कहीं ड्रामा में तो अपेयर नहीं हुआ था, विद इन फैक्ट जिसे बच्चे देखते हैं। जो सुनकर जो मिस्टर वो होते हैं वो समझ जाते हैं कि उनका कट चुका है और फिर मिस्टर वो जिनवू से अपने किताब को ले लेते हैं। और जब मिस्टर वो जिनवू से किताब ले रहे होते हैं ना तो उनका हाथ जिनवू से टच हो जाता है और ये जो टच होता है ना वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आगे। एंड इसके बाद जब जिनवू अपने क्लासरूम में जाता है ना तो सभी लड़कियां उसे चारों तरफ से घेर लेती है और सभी लोग डिटेक्टिव के बारे में उससे पूछ रहे होते हैं। इवन जिनवू से जलने वाले भी कुछ लोग वहां पर आ जाते हैं और जिनवू से भिड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। एंड जब मामला काफी ज्यादा बिगड़ने वाला होता है ना तभी वहां पर एक बंदा आ जाता है और जो बंदा जिनवू से भिड़ने वाला होता है ना वो उसका गला पकड़ लेता है और ये जो काम होता है ना वो होता है ताइवांग का और वो उन लोग से कहता है कि तुम्हें हमारे ट्रैक एंड फील्ड एस से क्या काम है। एंड फिर जिनवू थोड़ा सा
शर्माते हुए उन लोगों से कहता है कि सीनियर्स आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। तो वो सीनियर जवाब देते हुए बोलता है कि हम लोग एस को बचाने के लिए आए हैं। और अभी जिनवो भी लाइक अरे मजाक करना बंद करो यार और सीधे काम की बात करो। और फिर ताइवांग हंसते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि मैं तुम्हें बताना ही भूल गया कि आज न्यू कॉमर्स के लिए एक पार्टी है और तुम और यंगिल क्या फ्री हो। जिस पर के जिनवो जवाब देता है कि हाँ। एंड देन वो उन लोगों को वहां पर इनवाइट करता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं शाम का सीन जहाँ पर सभी लोग पार्टी के लिए जा रहे होते हैं। बट अचानक से ना जिनवो को साइड से कोई बुलाता है एंड ये जो काम होता है वो मिस्टर वू का होता है। और फिर मिस्टर वू जिनवो को पूछते हैं कि क्या जो सुबह हमने बात करी थी वो अभी हम फिनिश कर सकते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं कि मिस्टर वू और जिनवो कहीं पर अकेले चले जाते हैं जहाँ पर जिनवो उन्हें सीधे बता देता है कि वो उनके साथ ज्यादा समय तक नहीं रह पाएगा। और फिर मिस्टर वू कुछ ऐसा बोल देते हैं जिसे सुनकर जिनवो काफी ज्यादा चौंक जाता है। और मिस्टर वू काफी इमोशनल वे में कहता है कि हंटर संग क्या आप रियली में आप हो। और इस टाइम पे जो मिस्टर वू होते हैं वो जिनवो के रियल आइडेंटिटी को जान चुके होते हैं। एंड फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर वू जिनवो से उस बुक को ले रहे होते हैं एंड उनका हाथ टच हुआ होता है जिनवो से। एंड जब वो वहां से जा रहे होते हैं ना तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है जो होती है एसोसिएशन लीडर क्या आप मेरे पे भरोसा करते हैं। और फिर वो वहां पर पीछे मुड़ के देखते हैं लेकिन वहां पर कोई होता ही नहीं। और तभी पीछे से एक और आवाज सुनाई देती है यस आई डू। जिसके बाद पहले वर्ड की जो मेमोरी होती है ना वो अपने मिस्टर वू को पूरी तरह से याद आ जाती है। और इस टाइम पे जो मिस्टर वू होते हैं ना उन्हें अपने पूरे पास्ट लाइफ की यादें याद आने लगती है। एंड वो बोलते हैं कि आखिरकार ये है क्या। एंड उनके कानों में केवल हंटर संग यही गूंज रहा होता है। और इस टाइम पे मिस्टर वू की काफी सारी पुरानी यादें भी याद आने लगती है जैसे कि जो मोनार्क और रूलर्स है वो कौन है, हंटर। इवन इस चीज के अंदर उन्हें अपनी रियल आइडेंटिटी भी पता चल जाती है। और जो संग जिनवो के साथ बिता हुए पल होते हैं वो भी उन्हें याद आते हैं। एंड इसके बाद हम लोग प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर मिस्टर संग जिनवो से पूछ रहे होते हैं कि क्या वो अकेले उन मॉन्स्टर से लड़ने का प्लान बना रहे हैं। तो जो जिनवो होता है वो कहता है हाँ। और फिर जिनवो अपने मन में सोचता है बिकॉज द मेमोरी ऑफ हायर बीइंग डोंट लाइक टू फ्लो ऑफ टाइम। और फिर मिस्टर वो जिनवो से पूछते हैं कि आखिरकार कब से वो डायमेंशनल क्रैक के मॉन्स्टर से फाइट कर रहे हैं। और फिर वो अपने मन में सोचते हैं हिस्ट्री को देखा जाए तो वो 2 साल से डिसअपेयर है लेकिन ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि 2 साल में रिजॉल्व हो जाए। एंड फिर जिनवो जवाब देता है 27 ईयर्स। एंड ये सुनकर ना जो मिस्टर वू होते हैं वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और फिर मिस्टर वू जिनवो से पूछते हैं कि क्या तुम्हें इस चीज पर कोई रिग्रेट नहीं है। तो जिनवो कहता है कि नहीं, फर्क नहीं पड़ता मैं कितनी बार भी डिसीजन लूं, मैं हर बार यही डिसीजन लेता। और फिर मिस्टर वू जिनवो से कहता है कि देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम अपनी लाइफ को मजे से एंजॉय कर रहे हो। तो जिनवो जवाब देता है कि हाँ, इससे मैं सेटिस्फाइड हूँ, बस इस चीज को छोड़कर कि अब मेरी कोई एज नहीं है एंड लगातार मुझे अपने आइडेंटिटी को चेंज करना पड़ता है। और अब जो मिस्टर वू होते हैं वो जिनवो को देखकर समझ जाते हैं कि जिनवो जो है वो अभी मॉर्टल हो चुका है और अभी उसके पास गॉड लेवल की पावर है। एंड इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी उसने एक नॉर्मल लाइफ को चूज करी है। एंड यही इनकी नॉर्मल बातचीत चल रही होती है कि जिनवो का आखिर क्या प्लान है आगे पे, क्या वो पुलिस में ज्वाइन करेगा या फिर नहीं। ऐसा ही नॉर्मल बातचीत जो कि हमारे उतने काम के नहीं, तो स्किप कर रहा हूँ भाई। एंड इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें बताया जाता है कि ये जो समय है वो ऐसे ही बीत रहा है बट वन डे इन लेट अप्रैल दैट सडनली अपीयर। और फिर हम लोग देखते हैं एक ट्रैवल को जिसने कुछ ऐसा देख लिया होता है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा नर्वस हो रखा होता है। एंड फिर वो किसी को कॉल लगाता है और कहता है कि मैं एक ट्रैवलर हूँ और मैं डेंजन्स में घूम रहा था। और जहाँ उसने कॉल लगाया होता है ना वो होता है इमरजेंसी सेंटर, जहाँ पर एक लड़की उससे पूछती है कि आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम क्या है। और फिर वो बंदा बताने लगता है कि मैंने आपको कॉल इसलिए नहीं किया कि मैं प्रॉब्लम में हूँ, मैं आपको कुछ ऐसा बताना चाहता हूँ जिसे मैंने अभी देखा। और फिर सामने से जवाब आता है कि क्या वहाँ पर कोई डेंजरस सिचुएशन है, क्या हम लोग आपके लिए वहाँ पर किसी को भेजें। तो फिर वहाँ पर जो ट्रैवलर होता है ना वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी सिचुएशन को कैसे एक्सप्लेन करूँ। और फिर वो लड़की कहती है कि सर शांत हो जाइए और हमें बताइए कि आखिरकार वहाँ पर चल क्या रहा है एंड उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग वहाँ पर सही से मेजर ले पाएंगे। एंड फिर वो बंदा उनसे कहता है कि कुछ चीज ब्रेक हो रही है और उसमें काफी सारे ब्रेक्स हैं। एंड इस चीज से तुम लोग समझ ही गए होगे कि उसके कहने का क्या मतलब है। और यहाँ पर वो जो बंदा होता है ना वो किसी चीज की बात कर रहा होता है जो सुनकर वो जो लड़की होती है उसे ऐसा लगता है कि शायद कोई बिल्डिंग क्रैक हो रही है। और फिर वो उस आदमी से पूछती है कि ये चीज कहाँ पर ब्रेक हो रही है। और फिर वो बंदा जवाब देता है कि आसमान में। और फिर हम लोग देखते हैं कि आसमान में काफी सारे क्रैक्स हो रखे हैं और इस चीज को ना अपना जिन्वो भी सेंस कर लेता है घर पर बैठे बैठे ही और वो समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। एंड इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग कैफे का सीन देखते हैं जहाँ पर रूलर का वैसल जिन्वो के सामने बैठा हुआ होता है और वो उसे बोलता है लॉन्ग टाइम नो सी
की शैडो मोनार्च। और फिर जिनवो उससे पूछता है क्या ये तुम्हारा काम है और रूलर्स का, तो वो बंदा जवाब देता है कि नहीं, और ये आप पहले से जानते हो, और जो उनके चलने का तरीका है ना वो हम रूलर से काफी अलग है। और फिर इनकी इसी चीज को लेकर काफी ज्यादा बातचीत चल। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग फील्ड का सीन देखते हैं जहाँ पर रनिंग मैच शुरू होने वाला होता है, और जो चाइन होती है ना वो भी बिल्कुल फॉर्म में होती है, और जैसे ही गन फायर होती है ना वैसे ही जो अपनी रेस है वो शुरू हो जाती है, जहाँ पर सभी लोग भाग रहे होते हैं। लेकिन ये जो रेस होती है ना उसमें चाइन जीत जाती है, एंड जीतने के बाद ना वो देखने में काफी ज्यादा थकी हुई लग रही होती है। जिसके बाद हमें शाम के मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चाइन पेड़ के नीचे अकेले बैठी हुई होती है, और भागने के चक्कर में ना उसके पैरों पर थोड़ा चोट लग गया होता है और वो सूज गया होता है। एंड अभी जो चाइन होती है वो अपने सूजे हुए पैर को देखकर मनी मन ये सोच रही होती है कि अभी उसने केवल फर्स्ट राउंड को ही क्वालिफाई किया है, और क्या वो इस सूजे हुए पैर के साथ बाकी राउंड्स को भी क्वालिफाई कर पाएगी। और इस चीज की वजह से वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही होती है। एंड तभी चाइन के पीछे एक बंदा आता है और बोलता है तुम अभी भागी हो। और इस दौरान जो चाइन होती है ना वो अपनी इंजरी को हाइड कर रही होती है, और फिर चाइन पीछे देखती है, और ये जो बंदा होता है ना वो और कोई नहीं बल्कि अपना संग जिन्वो होता है। एंड जो जिन्वो होता है ना वो अपने चाइन को सेफ्टी का ज्ञान दे रहा होता है, लेकिन चाइन ये नोटिस करती है कि उसको जिन्वो से काफी ज्यादा अच्छी स्मेल आ रही है, और फिर वो जिन्वो से बोलती है थैंक यू फॉर योर कंसर्न। लेकिन तभी जिन्वो उसकी चोट पर हाथ रखता है, और ये चीज देखकर बंदी काफी ज्यादा शर्मा जाती है, लेकिन फिर वो शांत हो जाती है और वो चौंक जाती है क्योंकि अभी जिन्वो ने उसके इंजरीज को ठीक कर दिया होता है। और फिर जिन्वो उससे कहता है कि अब तुम भाग सकती हो बिना किसी रिगर्ट के। और जब जिन्वो जाने के लिए खड़ा होता है ना तभी चाइन उसे रोकती है और कहती है क्या हम लोग पहले भी कहीं मिले हैं। जो सुनकर जिन्वो एक स्माइल देता है और चाइन से कहता है कि अगर तुमने मुझे रनिंग में हरा दिया तो मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे दूंगा। फिर चाइन उसे उल्टा जवाब देती है कि क्या तुम हाई स्कूल से हो, मैंने तुम्हें रेसेस में देखा था, तुम काफी सारे रेसेस में फर्स्ट आए हो। जिस पर जिन्वो कहता है कि क्या इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम हार मान रही हो। और फिर चाइन उससे बोलती है कि जो रिजल्ट है वो जल्दी ही आ जाएगा, तो कैसा रहेगा कि मैं कुछ समय के लिए ब्रेक ले लूं और तुम मेरे सवालों का जवाब दे देना। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो समय है वो ऐसे ही बीत रहा है, लेकिन फिर एक दिन ऐसा आता है जब अपना जिन्वो चाइन के साथ डेट पर जाता है, आई मीन उससे मिलने वाला होता है। और अभी बंदा अपने कपड़ों के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन तभी उसकी नजर दुकान पर रखे एक अट्रैक्टिव जैकेट पर पड़ती है, और इसके बाद ऑब्वियस सी चीज होती है जिन्वो अपने पावर्स का यूज करके उन कपड़ों को पहन लेता है, और फिर टस्क आकर जिन्वो की तारीफ करने लगता है। एंड फिर अभी बंदा एक जगह पर खड़ा हुआ होता है और काउंटिंग कर रहा होता है, और जैसे ही उसकी काउंटिंग खत्म होती है ना वो पीछे मुड़कर देखता है और कहता है हाय। और उसके पीछे होती है चाइन और उससे नर्वस होते हुए कुछ बोलती है। वो कहती है मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारे बैक में भी आंखें लगी हुई हैं। और यहाँ पर ना वो उसकी शैडो की बात कर रही होती है, और अभी इन लोगों के पीछे ना नॉर्मल सी बातें चल रही होती है जो कि हमारे बिल्कुल भी काम की नहीं है। और इसी दौरान ना जो चाइन होती है वो जिन्वो से कहती है कि क्या तुम्हें हमारी प्रॉमिस याद है, और ये चीज जिन्वो को याद नहीं होती। और फिर चाइन उसे एक्सप्लेन करती है कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि अगर मैं तुम्हें रेस में हरा दूंगी तो तुम मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब दोगे। और फिर जो जिन्वो होता है वो कहता है कि हाँ मुझे ये याद है। और फिर चाइन बोलती है कैसा रहेगा कि हम लोग एक बैट करें, जो उस क्रिसमस ट्री के पास पहले पहुंच जाएगा वो जीत जाएगा। और फिर जिन्वो उससे पूछता है कि वैसे तुम इतनी क्यूरियस किस चीज को जानने के लिए हो, जिस पर चाइन जवाब देती है कि एवरीथिंग। एंड बेसिकली यहाँ पर चाइन उसे ये बताने की कोशिश कर रही होती है कि वो उसके बारे में सब कुछ जानना चाहती है, उसके थॉट्स क्या हैं, और वो यूनिवर्सिटी में किस इंसान से मिलना चाहता है, और वो लड़की है या फिर लड़का, और इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट वो पहले कभी मिले थे या फिर नहीं। और ये सुनकर जिन्वो थोड़ा सरप्राइज हो जाता है, बट इस कहानी में आई मीन इस रेस में कुछ ट्विस्ट आने वाला है, बिकॉज जो चाइन होती है ना वो अपना स्कार्फ निकालती है और जिन्वो को पहना देती है, एंड उससे बोलती है अगर तुम मुझे लाइक करते हो तो तुम यहाँ से हिलना मत। एंड इसके बाद वो खुद क्रिसमस ट्री की तरफ आगे भागने लग जाती है। एंड ये चीज देखने के बाद जिन्वो को चाइन के साथ जितने भी बिताए हुए पल होते हैं वो याद आने लगते हैं, और जैसे ही चाइनीज गेम को जीत जाती है ना वैसे ही जिन्वो के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता, एंड वो चाइन की तरफ आगे बढ़ जाता है। एंड आगे बढ़ते हुए अपने सभी शैडोज को वो आंखें बंद करने के लिए बोल देता है, एंड आखिर में इन दोनों के बीच एक प्यारा सा मोमेंट बन जाता है जो कि देखने में काफी ज्यादा कमाल का लग रहा होता है। और अगर तुम लोग भी अपने लाइफ में ऐसा मोमेंट चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं वर्ल्ड ऑफ रेस्ट की दुनिया को, जहाँ पर जो ऐशबोर्न होता है वो गया हुआ होता है, और जितने भी छोटे सोल्जर होते हैं वो टस्क को गुड मॉर्निंग बोल रहे होते हैं। लेकिन टस्क बोलता है मैं तुम्हें गुड मॉर्निंग बोलना तो चाहता हूँ, लेकिन इस शैडोज की दुनिया में डे और नाइट में कोई भी फर्क नहीं है। फिर हम लोग देखते हैं बीरू को जो कि टस्क
के पास कुछ ला रहा होता है एंड फिर वो उसे दिखाता है जिन्वो की हुडी और वो कहता है ये एक रोब है, लेकिन ये एक हड्डी की तरह लग रही है जो कि कुछ समय पहले ही हमारे लीग ने पहनी हुई थी। एंड फिर बीरू उस हुडी को टस्क को दे देता है और टस्क उससे बोलता है कमांडर बीरू मैं आपको कैसे शुक्रिया बोलूं। तो बीरू जवाब देता है कि मैं इस चीज को कैसे इग्नोर कर सकता हूँ कि तुम हमारे लीग को इतना पसंद करते हो एंड मैं खुश हूँ कि तुम्हें ये पसंद आया। एंड फिर जो टस्क है वो उस हुडी को पहनता है और वो देखने में काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा होता है। एंड इसके बाद हम लोग द वर्ल्ड ऑफ रेस्ट के दुनिया के मैप को देखते हैं जहाँ पर कि 10 मिलियन सोल्जर्स एग्जिस्ट करते हैं और सभी लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं। एंड हमें इस चीज को भी बताया जाता है कि जो सभी सोल्जर्स है वो स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं जिन्वो के माइंड से, और जिन्वो जितना ही ताकतवर होगा सोल्जर भी उतने ही ताकतवर हो जाएंगे और जिन्वो की तरह ये लोग सोचने लग जाएंगे। इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे ये लोग ह्यूमन बीइंग की तरह सोचने लग जाएंगे और उनमें ही कन्वर्ट हो जाएंगे। और अभी जो सभी सोल्जर होते हैं ना वो पढ़ाई कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं और ट्रेनिंग कर रहे होते हैं एंड बातचीत भी कर रहे होते हैं एंड कुछ लोग एक दूसरे से दादागिरी भी कर रहे होते हैं। और अगर साधारण शब्दों में कहा जाए तो ये जो सोल्जर्स हैं वो खुद की पर्सनैलिटी को गेन कर रहे हैं। एंड इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं किंगडम का सीन जहाँ पर टस्क ने अपने ऑर्ब को मॉडिफाई करा लिया है जिसको तुम लोग खुद देख सकते हो और ये चीज बंदे को काफी पसंद आती है। एंड तभी उधर काफी सारे सोल्जर्स आ जाते हैं और फिर टस्क उन्हें पूछता है तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो वो लोग जवाब देते हैं बिलियन ने हमको यहाँ पर आने के लिए कहा है। इसके बाद टस्क उन्हें देखकर अपने मन में सोच रहा होता है कि ये लोग मैजिक सोल्जर्स हैं, न्यू सोल्जर्स के साथ ये लोग काफी ज्यादा बेवकूफ हैं, ये लोग अपनी मैजिक का यूज करके इतनी बड़ी सी बॉडी के साथ रह रहे हैं। बट उसे ऐसा लगता है कि उसे ये बात नहीं कहनी चाहिए। एंड फिर वो अपने वीरता के किस्से सुनाने वाला होता है कि जब जिन्वो और एंथ्रिस की फाइट होने वाली थी तो उसका क्या कंट्रीब्यूशन था। एंड तभी पीछे से एक आवाज आती है कि बेवकूफ तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। और ये जो चीज होती है ना वो टस्क को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, लेकिन जैसे वो पीछे पलट कर देखता है तो उसके सामने इग्रिस होता है एंड वो अपनी बातों को बदल देता है एंड वो बोलता है आई लव यू कमांडर। एंड फिर टस्क उससे पूछता है कि आखिरकार वो यहाँ पर कर क्या रहा है, तो इग्रिस जवाब देता है कि टाइम जल्दी ही आने वाला है, क्या तुम्हें लगता है कि जो भी जनरल सोल्जर्स हैं वो हमारे लीग को सर्व करते हैं उन्हें उनके लिए चेयर अप करना चाहिए। एंड जैसे ही वो लोग जिन्वो और चैन का इनकाउंटर देखते हैं ना तो वो लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, वो लोग अब चेयर अप करने लग जाते हैं बिकॉज अब उन्हें भाभी मिलने वाली होती है। लेकिन इस चीज को देख कर ना जो अपना इग्रिस होता है वो कुछ अलग ही ख्यालों में खोया हुआ होता है। और फिर हम लोग पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर जिन्वो ने सबसे पहले इग्रिस को हराया था और अभी इग्रिस अपने मन में सोच रहा होता है मेरा मिशन था उस इंसान को टेस्ट लेना जो कि इस डंजन के अंदर एंटर करने वाला है, और जो मेरे लीग है वो ये देखना चाहते थे कि ये जो इंसान है वो उनके वेसल बनने के लायक है भी या फिर नहीं। और ये बात मैं जानता हूँ क्योंकि ये मेरे लीग का एक आखिरी ऑर्डर था। एंड इसके बाद तुम लोग अच्छे से जानते हो कि इनकी फाइट के अंदर क्या हुआ था, क्योंकि इनकी फाइट हमें सीजन 1 में ही दिखा दी गई थी और इसीलिए हम लोग इस चीज को ना अभी के लिए स्किप कर रहे हैं। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं इग्रिस को और जब जिन्वो पढ़ाई कर रहा होता है तो बंदा उसे पढ़ाई में उसकी क्वेश्चन आंसर करने में मदद कर रहा होता है। एंड जिन्वो बोलता है ओ अच्छा ऐसी बात है, तुम्हारा शुक्रिया। और अब इग्रिस अपने मन में ये सोच रहा होता है कि अगर मैं अपने मास्टर की मदद नहीं करूंगा तो वो कौन करेगा। जो बिलियन है उसकी बॉडी काफी यूज है और जो बीरू है वो भी काफी स्मार्ट है, लेकिन वो रहेगा तो एक कीड़ा ही ना। जिसके बाद बचा ही कौन जो कि नाइट एकेडमी में एक एक्सप्लेशन रिजल्ट के साथ ग्रेजुएट हुआ है और मुझे ये जरूरत है कि मैं अपने मास्टर को लीग को एजुकेशन में मदद करूं। लेकिन तभी जिन्वो साइड से बोलता है कि जिस क्वेश्चन का आंसर तुमने मुझे बताया था उसका जवाब तो एक है, यानी कि जिन्वो उसे बता रहा होता है कि उसने एक गलत जवाब बताया है। जिसके बाद इग्रिस फिर से किताब पढ़ने लग जाता है एंड फिर वो बोलता है देखकर ऐसा लग रहा है कि अभी मैं ट्रेनिंग में लैग कर रहा हूँ, लेकिन आपके लिए मैं खुद को इम्प्रूव करूंगा मेरे लीग, आई मीन द नाइट ऑफ माई लीग। और वो कहता है जब मेरे लीग ने एक नए बैटल फील्ड में कदम रख लिया है तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे ग्लोरियस लाइफ थोड़ा और आगे चलेगा। और इसी पैनल के साथ अपना जो ये एपिसोड है वो यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, टाटा।